क्वेश्चन कोई टफ और कोई मॉडरेट कोई इजी नहीं होता, होते सारे बेसिक से हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद में डिब्रॉय को उसके साथ मिक्स करना, फिर एक्सरे वाला कॉन्सेप्ट, ये तीनों को मिक्स करने का इनका बहुत मजा आता है। ये ग्राफ इवन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आप बोलेंगे सर जी एडवांस में नहीं, तो मान लीजिए n शुड बी ग्रेटर देन 7.1 आ गया, तो 7.1 से ज्यादा कोलिशन चाहिए, मतलब 7.1 से ज्यादा 8 कोलिशन, तो 8 कोलिशन के बाद वो निकलने लायक नहीं रहेगा। इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हम डिराइव करवाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत सारी जो सप्लीमेंट्री टर्म्स होती है, जेई पूछती आती है, बहुत कुछ पूछती आई है। हेलो बवाल बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, मजे में, सब बढ़िया, चंगा से। चलिए, तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं एडवांस की तैयारी में। कब सीरीज शुरू हुई थी, लगभग वहां से पहुंचते पहुंचते अब हम मॉडर्न फिजिक्स पे आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, 2 लेक्चर्स इसके भी रहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मो में भी हमने टाइम डिवोट किया था, हमने ऑप्टिक्स में भी टाइम डिवोट किया, और हमने सब जगह डिवोट किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी टॉपिक के साथ में इनजस्टिस किया, सबके साथ ही किया है। हाँ, लेकिन मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो मॉडर्न, अगेन मैं इसे कहता हूं पाप धोने वाली गंगा। पाप धोने वाली गंगा है। पाप मतलब अगर मान लीजिए मैकेनिक्स नहीं आती तो एटलीस्ट मॉडर्न आनी ही चाहिए। भाई मैकेनिक्स अच्छी खासी आती है, एडवांस में जेई मेंस की बात अलग है। जेई मेंस में हमेशा कहता हूँ ठीक है, जेई मेंस में तो वेटेज वो उनको 25 क्वेश्चन छाटने होते हैं, तो वो लगभग एक एक क्वेश्चन, और कई बार बहुत रैंडम हो जाता है, 3 क्वेश्चन यूडी से आ गए, तो वो एकदम अनसर्टेनिटी वाला। यहाँ मैकेनिक्स आती है, ठीक है। तो लेकिन मॉडर्न का अच्छा खासा वेटेज है, मॉडर्न और न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, इसको कंबाइंड मैं मॉडर्न फिजिक्स ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ भी मैं थर्मो की स्टाइल में ही काम करूँगा, ठीक है। जैसे ऑप्टिक्स में मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए जो नहीं पूछे गए, लेकिन यहाँ मैं वो कॉन्सेप्ट्स भी कवर करूँगा जो रिपीटेटिवली पूछे गए। जैसे थर्मो में मैंने आपको कहा था कि कुछ मॉडरेट और कुछ टफ, दोनों टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन कोई टफ और कोई मॉडरेट कोई इजी नहीं होता, होते सारे बेसिक से हैं। जिसमें सिंगल लेयर और 2 लेयर कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बेसिक हो गया, एकदम इजी हो गया। जिसमें 2-3 या 4 कॉन्सेप्ट, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं वो मॉडरेट हो गया। जिसमें और थोड़ा कॉन्सेप्ट जो हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं, या ऐसी बात जो आपको बेसिक से उठानी नहीं आती, एक ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है लेकिन बेसिक से बात नहीं उठानी आती। जैसे मैंने ऑप्टिक्स में बताया था कि फोकस सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आए तब नहीं, अगर तिरछी आए तब भी फोकल प्लेन में ही मिलता है। तो ये बेसिक बात थी। तो इस तरह की बात है, जो अनटेस्ट बातें होती है उनको फिर हम अच्छा क्वेश्चन बोल देते हैं, भले एक ही कॉन्सेप्ट आए या 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स होकर आए। तो टफ और इजी कुछ नहीं होता, वो मल्टी लेयर्स है, ठीक है, दैट्स इट। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी मैं कुछ क्वेश्चंस इस तरह के पिक करूंगा जो कि यूजुअल क्वेश्चंस है। आपको लगेगा कि सर ये यूजुअल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनकी भी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। इन द एंड मुझे तो आपके मार्क्स चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं, दैट्स ऑल। यही एम है आपका और हमारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना बिना टाइम गवाए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, मैं साइड में हो जाता हूं अगेन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जेई मेंस एडवांस को बहुत पसंद है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद में डिब्रॉय को उसके साथ मिक्स करना, फिर एक्सरे वाला कॉन्सेप्ट, ये तीनों को मिक्स करने का इनका बहुत मजा आता है। तो 2 लेक्चर है मेरे पास, तो 2 लेक्चर में मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। आज मैं कुछ सोच के आया हूँ, अगले लेक्चर में कुछ होगा, तो वो दोनों टॉपिक डिवाइड कर दिए मैंने, ठीक है। तो अब क्लियर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है, फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक्सरे में इलेक्ट्रॉन आता है, फोटोन निकलता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स है, और बीच में इलेक्ट्रॉन चलता है तो डिब्रॉय। जे इन तीनों को एक साथ खेलने की बहुत कोशिश करती है और उनको मजा आता है, ठीक है। जेई के आप PYQs देखिएगा, खेलते हैं ये लोग। तो अभी है क्या, photons of wavelength this fall on a metallic surface whose work function is 2.2 electron volt, ठीक है। Assume that each photoelectron inside metal lattice may come out of the surface or collide with lattice. Before coming out, in each collision with the lattice, it loses 20% of its existing energy. Which of following can be kinetic energy of ejected photoelectron? देखिए, यहाँ जो मुझे कॉन्सेप्ट कवर करवाना है वो ये है, मान लीजिए फोटोन आया, पहले फोटोन की एनर्जी निकाल लेते हैं। फोटोन की एनर्जी तो अपना आ जाएगा 12,400, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये एनएम में है, तो 12,400 बाई 248। अच्छा, क्या होता है, एक चीज और है, फोटोन की एनर्जी जो होती है दैट इज होती है hc बाई लैम्डा।
इसे जनरली हम लिखते हैं 12,400, ठीक है, nm। फिर लैम्डा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको nm में रखना होगा, है ना, या 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमस्ट्रॉन्ग ऐसे बोल दो, डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। तो इसे भी nm बोल देता हूं, तो यहां फिर मैं nm हटा देता हूं, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, ये जो वैल्यू है ना, ये आप इंटीजर के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरी कर सकते हो। ये 1240, देखो h इंटू सी की प्रोडक्ट है, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी 3 इंटू 10⁸ एग्जैक्ट नहीं होती, थोड़ा वेरिएशन होता है। फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करते हैं तब ये वैल्यू आती है। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको लग रहा है इंटीजर तो वो चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो इस वैल्यू में हल्का फुल्का इंटीजर अगर चल रहा है तो मतलब हल्का फुल्का आपको वेरिएशन करना है। 1242 लेना हो, कई बुक में 1242 लिखा होता है, कई बुक में 1246 लिखा होता है, कई में 1240 लिखा होता है, तो ठीक है, वो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। जेई जनरली देती है, यहां भी देना चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए नहीं दिया तो मैं आपको ये बता रहा हूं, वैसे देना चाहिए था। तो 1240 डिवाइड बाय 248 मैं देखता हूं, अगर बहुत इंटीजर के एकदम क्लोज आ रहा है तो ठीक है, मैं ये करके देख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि एनएम में है तो मेरे हिसाब से 5 बार तो जा ही रहा है। 200 का 5 हो गया, 40 का 5 हो गया, 200, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने 1242 ले लिया, ठीक है, तो उससे कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, तो बेटर आप इस वैल्यू को हल्का सा एडजस्ट कर लो, एग्जाम में वैसे जेई देती है। मैं कह देता हूं इस क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि जेई वाले ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं फैलाते, ठीक है। वो है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनएम, ये क्वेश्चन में गिवन डेटा है, जरूरी है, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो ये मिस्टेक है, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाह रहा था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यहां एक फोटोन आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। वर्क फंक्शन कितना है मुझे बताएंगे? वर्क फंक्शन है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.2 ही है ना, हाँ। तो आपको पता है जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होती है? मैं एक पेज बोरो कर लेता हूं, अगले पेज पे बताता हूं। फोटोन आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन है मेरा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इवन अगर वो काइनेटिक एनर्जी का आपसे फंक्शन पूछ लें तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है आपकी 5 माइनस 2.2, एंड दैट कम आउट टू बी, वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना आ जाएगा? 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। क्या सारे इलेक्ट्रॉन इसी एनर्जी से निकलते हैं? नहीं, आपको इसका ग्राफ भी पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ आएगा मतलब नंबर्स। ये ग्राफ जो आता है, अगेन जब भी लार्ज सैंपल पे खेलोगे तो मैक्सवेल ग्राफ आएगा। ये ग्राफ इवन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आप बोलेंगे सर जी एडवांस में नहीं, कहा, आप समझ गए, ठीक है। और बहुत बढ़िया है, जब भी लार्ज सैंपल पे कोई चीज हो रही होती है तो मैक्सवेल ग्राफ फॉलो होता है। मैक्सवेल के 2 ग्राफ होते हैं, बाउंडेड, अनबाउंडेड। ये बाउंडेड है, बाउंडेड मतलब मुझे इनिशियल फाइनल वैल्यूज पता है, क्योंकि बच्चे कई बार कहते हैं सर मैक्सवेल का ग्राफ ऐसा भी होता है, मैक्सवेल का ग्राफ ऐसा भी होता है। हाँ बिल्कुल यार, ऐसे ऐसे सब होता है, इसमें इनिशियल वैल्यू पता है, फाइनल मुझे नहीं पता, तो ये अनबाउंडेड उधर, ये दोनों तरफ अनबाउंडेड है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये पीक हमेशा इस तरफ, मतलब ऐसे रहता है, ये हमेशा ऐसे रहता है, इस तरफ वाला पोर्शन ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि जेईई मेंस ने एक बिल्कुल सिंपल ऑप्शन दिया था, ऐसा ऐसा, तो बच्चे कहते हैं सर ने कहा था मैक्सवेल, तो मैक्सवेल में याद रखिएगा ये वाला पार्ट छोटा होता है, ये वाला पार्ट बड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसमें बाउंडेड क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है और मिनिमम 0, तो इसी के बीच बीच में आएगा, तो मैक्सवेल ग्राफ आएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर देखिए बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। क्यों? ये लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको फोटोन मिलते ही वो बाहर भागा, ठीक है। तो 2.8, अगर आप थोड़ा सा भी, एक चीज देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी और अंदर है, ठीक है, और अंदर लेयर पे जाते जाइए, तो जितना आप अंदर जाते जाएंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए होगी, समझ रहे?
ये ऐसा एग्जाम्पल है जैसे कुएं से पानी निकालना है, तो कुएं से पानी निकालना है, बाल्टी आपने डाली, सरफेस से पानी कलेक्ट करके जब आप पानी निकाल रहे हो तो ये मिनिमम वर्क डन है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब मान लीजिए वो पानी का लेवल नीचे चला गया है, पानी और नीचे से निकाल रहे हो या वॉट एवर जो भी, समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसमें फिर आपका वर्क डन आएगा, उसमें आपका वर्क डन आएगा, ज्यादा आएगा। तो जितना आप डीप जाएंगे और इससे ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी। प्लस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो ऐसा थोड़ी है कि सीधा बाहर भागेगा, वो रैंडमली भागेगा। ऐसे जब वो रैंडमली भागेगा तो वो दूसरे लोगों से टकराएगा, जब वो दूसरे लोगों से टकराएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो दूसरे लोगों से टकराएगा या एटम से टकराएगा या लेट से टकराएगा, ठीक है, तो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो उसके पास एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए ऐसा ग्राफ आता है। तो दिस इज द लकीएस्ट इलेक्ट्रॉन और इनके नंबर बहुत कम होते हैं, ऑब्वियसली बात है। अब मैं आ रहा हूं दूसरे पॉइंट पे जो मुझे इस क्वेश्चन में समझाना है, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये वाला मॉडल आप सबको याद है, ये वाला मॉडल सबको याद है, इसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। मैं कह रहा हूं इस मॉडल को थोड़ा सा और बेसिक से देखते हैं। यहां से फोटोन आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये फोटोन अंदर गया और यहां इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मिलने के बाद इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे बोलते हैं सर 5 नहीं, 5 में से 2.2 घटाओ। 2.2 मैं तब घटाऊंगा जब मैं मेटल से बाहर आऊंगा, जब मैं मेटल से बाहर आऊंगा, ध्यान रखिएगा ये, जब मैं मेटल से बाहर आऊंगा। अंदर तो पूरा फोटोन एब्जॉर्ब हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? हाँ, अब ये बाहर आता तो, अगर ये बाहर आता तो फिर 5 माइनस 2.2 चुका के आता। क्लियर? अंदर 5 ही होगी, अंदर 5 ही होगी। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अब उन्होंने कहा कि पर कोलिजन एनर्जी लॉस कितनी कर रहा है? वो हर कोलिजन में 20% एनर्जी लॉस कर रहा है। वैसे ऐसा सर्टेन नहीं होता, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंदर फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है और एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। अंदर घूम रहा है तो 5 ही है, बाहर आएगा तो 2.2 एक्स्ट्रा चुकाएगा। क्लियर है मेरी बात? 100%। अच्छा, और भी कुछ चीजें हैं जो मैं साथ के साथ बताता जा रहा हूं। ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, आइंस्टाइन ने इसे समझाया ऐसे था कि भैया यहां इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, बाउंडेड है, ठीक है। या जो बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो पूरा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन हो, ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप बोलेंगे सर बाउंडेड कैसे है, ये तो अंदर घूमता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री टू मूव इनसाइड कंडक्टर है। अरे किसी लोहे के पीस को उठाओ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स टक 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 करके घिर थोड़ी जाते, तो दे आर बाउंडेड, ठीक है। हाँ, एकदम फ्री हो स्पेस में, एकदम फ्री हो स्पेस में, बिल्कुल कोई इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई नहीं हो, तो फोटोन पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। कभी स्टेटमेंट वाइज आ जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब देखिए, फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एंटायरली डिफरेंट टर्म्स। फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर घूमने के लिए फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब स्पेस में अकेला घूम रहा है, तो वो फोटोन को फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। हम इसे प्रूव भी करते हैं, ठीक है। मतलब एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, दो बेसिक प्रिंसिपल्स लगाते हैं, वहां से प्रूव हो जाता है कि फोटोन पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और बची हुई एनर्जी दूसरे फोटोन के टर्म में इमिट हो जाएगी। अरे भाई एनर्जी कम हो गई तो ऑब्वियसली बात है कम एनर्जी का फोटोन निकलेगा तो उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो स्टेटमेंट आ जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि यहां बच्चे बोल रहे हैं सर आपने कहा था पूरा एब्जॉर्ब हो गया। बाउंडेड, बाउंडेड जो बोर थ्योरी में एब्जॉर्ब होता है, जो यहां एब्जॉर्ब होता है। अब अगली बात क्या है, यहां तक ठीक है। अब उन्होंने कहा कि 20% लॉस कर देगा, तो मैंने कहा 20% लॉस कर देगा तो बचेगी कितनी? 80%। तो ई नॉट है इसकी। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद क्या होगा मुझे बताएंगे? फर्स्ट कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज ई नॉट इंटू 0.8। सेकेंड कोलिजन के बाद ई नॉट इंटू 0.8 का होल स्क्वायर। बच्चे बोलेंगे सर ये क्या किया? उन्होंने कहा 20% लॉस हुआ है, जब 20% लॉस हुआ है तो 80% बच गया ना मेरे पास यार। अरे तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 20% लॉस हो गया तो 80 रुपए बचे ना, तो मैंने वही देखा, तो 0.8 ई नॉट है। अगले बार इस 80 रुपए का 20% लॉस हो गया, तो पहले 100 रुपए थे, उसका 20% लॉस हो गया, मतलब 80% बचा। अब जो 80 रुपीज बचे थे उसका भी 80% बचा मेरे पास,
तो एक बार और जो बचा है मतलब ई नॉट इंटू 0.8 इंटू 0.8 ऐसे। तो nth कोलिजन के बाद क्या होगा मुझे बताएंगे, ई नॉट इंटू 0.8 की पावर। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल, 100%। ठीक है, एक और पेज बोरो करता है। जो क्वेश्चन पूछा है वो तो मैं सेकेंडरी मानता हूं, ठीक है, उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब आया कि सवाल अगर मान लो ये नहीं आता, सवाल ये आता कि मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन आफ्टर विच इलेक्ट्रॉन इज नॉट कैपेबल टू कम आउट। ठीक है, तो एक चीज बताइए, मैंने आपसे ये पूछा, तो अब आपको पता है हर कोलिजन के बाद, तो मैंने मान लिया nth कोलिजन, तो ई नॉट इंटू 0.8 की पावर n। nth कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी हो जाएगी, जब ये 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो जाएगा, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा हो जाएगा, उसके बाद आपका ये बाहर आने लायक नहीं रहेगा। तो n की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो ई नॉट है आपका कितना, ई नॉट है आपका 5 इंटू 0.8 की पावर n इज लेस देन 2। अच्छा, 5 भी यहाँ यूनिट के साथ लिख रहा हूँ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.8 की पावर n शुड बी लेस देन, यहाँ 22 कर दूँ, 22/50, तो 11/25। सही क्या है, 22/50, ठीक है, 2.2/5, तो ये हो गया आपका 11/25, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग आपके सिलेबस में है, n log 0.8, इसीलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इज लेस देन log 11/25। मान लीजिए उन्होंने log 11 की वैल्यू दे रखी होती तो ये तो फिर सॉल्व कर सकते थे, या 2.2 को मैं 2.4 कर देता, तो 2.4 कर देता तो 12/25, तो log 3 और log 2 तो रट के जाना चाहिए, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा मुझे बताएंगे, n log 8/10 बराबर log 11/25, ठीक है। तो n, सॉरी यहां इक्वलिटी कैसे लगा दी, तो n शुड बी लेस देन, ठीक है, n जो है n, अच्छा log 8/10 मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से लिख के दिखा देता हूं। अच्छा log 8 क्या होगा बताइए, log 8 हो जाए log 8 माइनस log 10, तो इसे लिख सकता हूं 3 log 2, अरे 8 को लिख दूंगा मैं, 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 3 माइनस log 10 है 1, लेस देन log 11 माइनस log 25। क्या मेरे हिसाब से क्लियर है कि नहीं है? हाँ के ना, चेक कर लो, ठीक है, पक्का देख लो। अब आप, मुझे पता है कि log 8 छोटा है, log 10 छोटा है, log 11 log 25, तो मैं इनइक्वलिटी थोड़ी सी बदल देता हूं, n शुड बी, ठीक है, n शुड बी क्या होगा मुझे बताएंगे, n जो आएगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा, अच्छा इसको लिख सकता हूं 2 log 5 माइनस log 11 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 log 2। अब आप यहां से क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, log 5 log 11 इन सब की वैल्यू दी जा सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए n शुड बी ग्रेटर देन 7.1 आ गया, तो 7.1 से ज्यादा कोलिजन चाहिए, मतलब 7.1 से ज्यादा 8 कोलिजन, तो 8 कोलिजन के बाद वो निकलने लायक नहीं रहेगा। या कोई बच्चा 0.8 को बार बार मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकता है, अरे एक बच्चे ने कहा सर मैंने 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अगर 3-4 तक मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बढ़िया है। मान लो जेई ने 20 कोलिजन तक दे दिया तो रायता फैल जाएगा ना, तो मान लो वो log 11 दे दे, log 5 log 2 की वैल्यू अपने को दी हुई होती है, ठीक है, तो चाहे तो अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कैलकुलेट भी हो जाएगा भैया, क्या आ जाएगा मुझे बताइए, सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, log 5 है अपना, ठीक है, वैसे तो log 5 की वैल्यू पता ही होनी चाहिए, 0.7 ले रहा हूं तो 2 इंटू 0.7 मतलब रफली, माइनस मेरे को तो 11 की वैल्यू चाहिए, log 11 1.04, ठीक है,
तो एक काम करते हैं, log 5 को भी वैसे ही कर देते हैं इंटू 2, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। 1.397 1.398 कर देता हूँ, या 98 है तो ठीक है, 1.4 ही चलने दो, ठीक है। डिवाइड बाय 1 माइनस 3 log 2, तो ये हो जाएगा आपका वही 0.30 इंटू 3 कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल सही रहे, 0.9, ठीक है। मतलब रफ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसको भी हटाना है तो हटा देना। 1.4 माइनस 1.04 वो आपको वैल्यू दे देंगे, डिवाइड बाय 0.1, 3.6, ये 3.6 आ रहा है, तो n शुड बी ग्रेटर देन 3.6। तो मतलब कितना आया, मिनिमम कोलिशंस कितनी चाहिए, मिनिमम कोलिशंस चाहिए 4 कोलिशंस, ठीक है। ये तो खैर 4 तो काउंटेबल है, 4 तो काउंटेबल है। कैसे, ई नॉट था 5, तो 5 इंटू 0.8, ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अभी भी बाहर निकलने के कैपेबल है, ठीक है। अच्छा, ये मेरी कैलकुलेशन में भी काम आ जाएगा। अगले पेज पे ले लेता हूं, तो फर्स्ट कोलिशन के बाद 5 इंटू 0.8 कितना बचा, 4, और बाहर कितनी एनर्जी से निकलेगा, 4 माइनस 2.2, क्योंकि अपने को एनर्जी पूछी थी ना, तो 1.8। अच्छा, सबसे पहले बिना कोलिशन निकलता तो 5 माइनस 2.2, तो 2.8, ठीक है। अपन कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, 5 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब या 4 आपको पता है, 4 इंटू 0.8 कर दो तो 3.2 में से 2.2 घटाओ, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगला 3.2 इंटू 0.8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6, 1, 24, 25, तो 2.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें से आप घटाओ, 2.2 घटाओ तो 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ जी, ठीक है। और इसको फिर 2.56 को 0.8 से फिर मल्टीप्लाई कर दो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, ये फोर्थ है। तो अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अपना आंसर भी वहीं से मैं आपको मैच भी करवा रहा हूं, मतलब एक ही क्वेश्चन में मैंने दो चीजों की बात कर ली। तो ये आ रहा है 2.048। आप ध्यान से देखिए, दैट इज लेस देन 2.2। तो मैंने जब आपका आंसर बोला था चौथी कोलिशन के बाद ये नहीं निकलेगा, 3 कोलिशन के बाद निकल सकता है। तो n की वैल्यू आई थी 3.6, तो इसका मतलब n मुझे 4 लेना पड़ा था। तो कितनी कोलिशंस के बाद वो बाहर निकलने लायक नहीं रहेगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। अब कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है, 2.8, 1.8, 1 और 0.36। ऑप्शंस देख लेते हैं, अब क्वेश्चन की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। 2.8 बिल्कुल सही है, ठीक है, 1.8 बिल्कुल सही है, 1 बिल्कुल सही है, और 0.36 है, तो ये गलत हो गया। वापस चेक कर लेता हूं, 2.8, 1.8, 1 और 0.36। क्या मेरी बात क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि अंदर इसके पास एनर्जी 5 ही रहेगी, जब ये बाहर आएगा तो चुकाएगा। बच्चे क्या करेंगे, बाहर वाले का 0.22 करते रहेंगे, नहीं 0.8 करते रहेंगे, नहीं। दूसरा, मैंने एक और क्वेश्चन दाग दिया कि मान लो कितनी कोलिशंस के बाद ये बाहर आने के कैपेबल नहीं है, बाहर आने के कैपेबल नहीं है। log 2, log 5, log 3 और log 10 जेई फंडामेंटली मानती है आपको वैल्यूज आनी चाहिए। log 2, log 3, log 5 और log 10 इतनी आनी चाहिए, ये जेई मानती है। तो मेरे हिसाब से इसमें अगर डेटा फंसा देते तो log देते नहीं, या log 11 फंस गया तो चलो डेटा दे दिया। तो मैंने वो भी बता दिया कितनी कोलिशन बाद ये कैपेबल नहीं है। मान लो यहाँ तो काउंटेबल था, मान लीजिए n 20 आता, यहाँ यही कैलकुलेशन में मेरे को जोर आ गया ना, यहाँ मैंने इसको कैलकुलेटर से किया, मान लीजिए 20 तक करना पड़ता तो हो गया, रायता फैल गया। बच्चे कहते हैं कि सर बहुत लेंथी क्वेश्चन है, नहीं यार, लॉग सिलेबस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लॉग से होते हैं, और ये क्वेश्चंस यहाँ नहीं, और भी आगे जगह बनते हैं। ये सीक्वेंस मॉडर्न में और जगह बनती है, खैर अभी तो मैं बात नहीं करूंगा, बात लंबी चली जाएगी एक ही कॉन्सेप्ट पे। अगला, ये क्वेश्चन भी जेई पूछ चुकी है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुकी है जेई। इसमें क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। मैक्सिमम चार्ज ऑन द बॉल, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा अजम्पशंस के फ्रेम में होता है, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट चार्ज मान लो। देखो, अगर एक आइसोलेटेड कॉपर बॉल है, आइसोलेटेड कॉपर बॉल है, इस पर लाइट आ रही है, इस पर फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, आइसोलेटेड है, फोटॉन्स आ रहे हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे,
इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेंगे तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से भाग जाएंगे ऐसे, जब ये भाग गए, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स लगभग हर काइनेटिक एनर्जी से इमिट होंगे। काइनेटिक एनर्जी कम वाले, ज्यादा वाले, अभी मैंने आपको समझाया। काइनेटिक एनर्जी कम, ज्यादा, सारे सारे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, है ना। तो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले होंगे वो भाग जाएंगे। अरे भाई, एस्केप वेलोसिटी वाली बात है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इतना अट्रैक्टिव नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक पाए। इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक पाए तो इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन भाग गया, ठीक है, तो थोड़ा सा मेटल पे चार्ज आया, फिर थोड़े और इलेक्ट्रॉन्स भागे तो मेटल पे और चार्ज बढ़ गया इस बॉल पे, फिर और इलेक्ट्रॉन्स भागे तो और चार्ज बढ़ गया। ऐसे चार्ज बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जब चार्ज बढ़ता जाएगा तो इसका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद नहीं होंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा, कई लोगों ने जेईई के उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएंगे। नहीं, बंद नहीं होंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन का निकलना स्पॉन्टेनियस होता है। फोटोन आएगा, खट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकल के वापस इसी में एंटर कर जाएगा, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। एक टाइम जब आएगा जब इलेक्ट्रॉन वापस इसमें एंटर करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब इसका अट्रैक्शन इतना हो गया है कि अब वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इसकी एस्केप वेलोसिटी वाली एनर्जी से कम है। तो इसका मतलब ये भाग नहीं पा रहा, तो ये वापस आ रहा है। तो एक थोड़ी देर बाद में एक स्टेडी स्टेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है। स्टेडी स्टेट, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे लेकिन वापस घूम घूम के आते जाएंगे। क्लियर? जब मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी घुमा के वापस ले आऊंगा, उसके बाद फिर मैं मान लूंगा कि हाँ, आपको इलेक्ट्रॉन फाइनली हमेशा के लिए परमानेंट एग्जिट नहीं कर रहा, निकल रहा है लेकिन वापस आ रहा है। तो अब वो आपको वो वोल्टेज कितना चाहिए? सिंपल से याद रखिएगा, स्टॉपिंग वोल्टेज। आप चाहे तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा के प्रूव कर सकते हैं कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी के मैक्स। अच्छा, हमें मैक्सिमम वाले को रोकना है, जस्ट इनफाइनाइट तक पहुंच के इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अच्छा, जस्ट एस्केप करने वाला है, मैं वो केस देख रहा हूं, जस्ट एस्केप करने वाला है, तो यहां काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। यहां इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब -E इंटू स्पेयर का वोल्टेज है V, और इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी है 0। अच्छा, इनफाइनाइट में पोटेंशियल 0, तो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो के मैक्स प्लस यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल 0 + 0, वही मतलब ग्रेविटी का एस्केप वाला। जस्ट ये इसको इनफाइनाइट पे जाके रोक लिया, इनफाइनाइट से जस्ट पहले रोक लिया। हम जब भी फिजिक्स में बाउंड्री पे खेलते हैं तो दोनों तरफ की बात मानते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो एस्केप कर गया, इससे जस्ट वोल्टेज ज्यादा होता तो एस्केप नहीं करता, बस। तो ये बाउंड्री वाला पॉइंट ही तो है। तो के मैक्स को लिख सकता हूं मैं EVS बराबर EV, तो इसका जो वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, तब ये एस्केप नहीं करेगा। दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर? ये आपको याद रखना है, सीधे सीधे, बहुत आसान सी चीज है, दैट्स ऑल। जेई पहले भी टारगेट कर चुकी है, फिर कर सकती है, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कहा कि थर्मो में भी मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए थे जो यूजुअली आते हैं। बाकी जगह मैंने वो लिए जो पूछे जा सकती है कॉन्सेप्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, इस तरह से ट्विस्ट किया जा सकता है। यहां मैं कुछ प्रैक्टिस भी, क्योंकि मॉडर्न में पैटर्न भी फॉलो होता है कुछ हद तक, गारंटी मेरी किसी बात की नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं निकाल सकता हूं, वेवलेंथ है 1243, ठीक है। तो पहले तो मैं एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लूं। अच्छा, एमस्ट्रॉन्ग में तो 12400 डिवाइड बाय 1243 एमस्ट्रॉन्ग। अब ये फिर देखिए, आप इसको दिल पे मत ले लेना डेटा को, 1243 और यहाँ 12400 है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ये आप बोलेंगे सर ये काश या 0 होता, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से मान लो यहाँ 30, तो ये रफली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेट करते ही रह जाओगे। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। वर्क फंक्शन कितना है मुझे बताएंगे? ये रहा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा? 10 - 4.47, तो कितना? 5.53। क्योंकि वैसे भी जेई इस टाइप के क्वेश्चंस में रेंज देती है यार, तो मैं तो रेंज लूंगा, नहीं तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू कैलकुलेशन में। 5.53 वोल्ट, क्या सही है? ठीक है, बस। तो आपको करना है, अब इस पेयर का पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R बराबर VS। तो Q क्या आएगा? Q आ जाएगा मेरा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है 5.53
इंटू रेडियस, तो 9 इंटू 10⁻³ और k की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो 9 इंटू 10⁻9। अच्छा 9 कट जाएंगे तो डेटा भी बढ़िया है, 5.53 इंटू 10⁻12 कूलम। अगर आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले जो दोबारा नहीं आए, भाग गए, एस्केप कर गए फाइनली, तो Q बराबर है नहीं, Q बराबर है नहीं, क्योंकि इतना चार्ज आने के बाद में वापस स्टेडी स्टेट आ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो वापस आते जाएंगे। तो ये भी निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो आंसर है 5.53 इंटू 10⁻12 होना, शायद मैक्सिमम चार्ज ही पूछा है, दैट्स आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है अच्छे से? तो सिंपल क्वेश्चंस भी जो मुझे लगता है कि उनकी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? अ डिश शेप फोटो इलेक्ट्रिक। अच्छा अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही टारगेट कर रहे हैं, फिर मैं बोर मॉडल पे भी आऊंगा, डी ब्रॉय पे भी आऊंगा, 2 लेक्चर्स में करने हैं। मैंने अपने हिसाब से चीजें की है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उन्हें बहुत पसंद है, ठीक है। चलिए है क्या? A dish shape photoelectric detector of area 0.5 centimeter square generate current when light of frequency greater than light of yellow light। ठीक है, वो कह रहा है कि भैया इस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एफिशिएंसी है 20%। ठीक है, ओके। इन द अरेंजमेंट शोन एस इज एन आइसोट्रोपिक 100 वॉट पॉइंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ठीक है, और वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा इस सोर्स की वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड इज सर्कुलर एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द फोटो करंट डिटेक्टर, अज्यूम ऑल रेज टू बी पैराक्सियल। देखिए पहली बात तो मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन में फोटो करंट नहीं समझा, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया। इस चैप्टर में 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, आप अगर इसके ग्राफ भी देखेंगे, एक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक तो वो इक्वेशन एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर, याद है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन बराबर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है ईवीएस। ये सब तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक मॉडल में आता ही होगा, ठीक है। तो और दूसरा होता है सैचुरेशन करंट, करंट कितनी बह रही है, तो सैचुरेशन करंट का सवाल भी ले लिया, प्लस उसके साथ में इंटेंसिटी भी फंसा दी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेंस से हम इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं, हम लेंस को आगे पीछे करके इंटेंसिटी कंट्रोल करते हैं एक्सपेरिमेंट में, रियल में, ठीक है, या सोर्स को आगे पीछे कर सकते हो, दोनों चीजें हो सकती है। सोर्स को आगे पीछे करोगे तो क्या होगा, ठीक है, मैं पेज ले लेता हूं। अगर सिर्फ सोर्स होता, जैसे होता है ना कि ये सोर्स है और ये प्लेट है, ठीक है, तो ये तो मैं साफ ही समझा दूंगा, ये प्लेट है, तो इंटेंसिटी, अच्छा हम इस प्लेट का एरिया बहुत छोटा मानते हैं, तो इसके हर पॉइंट पे इंटेंसिटी को मैं सेम मानूंगा, वरना भाई सोर्स से अलग अलग डिस्टेंस है, इंटीग्रेशन बहुत ही रायता फैला देगा। तो हम मानते हैं इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप चाहें तो इंटेंसिटी की वैल्यू भी लिख सकते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में चाहिए तो पावर बाय 4πr², ठीक है। अब इंटेंसिटी मुझे क्यों चाहिए, अगर रेडिएशन फोर्स निकालना होगा तो भी इंटेंसिटी चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सैचुरेशन करंट निकालनी तो भी इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की करंट कितनी होती है, वो होती है सैचुरेशन करंट, ईटा अगर परसेंट में लिख रहे हो तो बाय 100, IA लैम्डा बाय HC इंटू E। अच्छा इसको जैसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे, ये ई कट जाएंगे, तो इस ई को भाव मत देना, इसको 12400 लिखोगे ना तो ये कट जाएंगे, दैट्स ऑल, बड़े आराम से कटेंगे, तो लोड मत लो। 12400 लिखूंगा, ये ई कट जाएगा, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, सैचुरेशन करंट का यही फॉर्मूला है। तो उसमें इंटेंसिटी तो चाहिए, ये एरिया प्लेट का एरिया है, प्लेट एरिया। अब मुझे सिर्फ यहाँ इंटेंसिटी देखनी है, अगर मुझे यहाँ इंटेंसिटी मिल जाती है, इंटेंसिटी ऐसे दे सकता था, तो ये तो मैंने सिंपल बता ही दिया। अब मैंने इंटेंसिटी मतलब लेंस के थ्रू दे दी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लेंस यूज होता है, सोर्स वही रखते हैं, प्लेट वही रखते हैं, हम लेंस को आगे पीछे करते हैं, उससे इंटेंसिटी का खेल हो जाता है। हम हमेशा कन्वीनियंट चीज देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लियर, पक्का। तो अब क्या होगा, यहां क्या गेम है, उन्होंने एक लेंस दिया है और फोटो डिटेक्टर दिया है, ठीक है, और ठीक है कुछ दिया है, मुझे उस जगह इंटेंसिटी मिल जाएगी तो खेल हो जाएगा। तो मेरे लिए तो सिर्फ अभी ये, अरे एक चीज बताइए, क्या लेंस से इंटेंसिटी निकालना तो ऑप्टिक्स में सिखाई दिया ना? अच्छा ओके, वहां तो सिखाई दिया, ये तो मैं भूल ही गया था। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर तो सोर्स यहां रखा हुआ है, ये डिस्टेंस थी 30 सेंटीमीटर, बाकी डिस्टेंस के लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, ये 30 है, ये 90 है, और फोकल लेंथ चाहिए मुझे अभी लेंस की 20 सेंटीमीटर, तो ये है
90 सेंटीमीटर, यहां प्लेट है। प्लेट का एरिया क्या है? इट डजंट मैटर, प्लेट का एरिया आपको यहीं रखना है। आपको सिर्फ अभी इंटेंसिटी देखनी है, इंटेंसिटी कल मैंने सिखा दी वैसे। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया हुआ, F बराबर 20 सेंटीमीटर। तो जो ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। लेंस को खिसकाया जाता है, जैसे आप कैमरे में भी देखें, कैमरे में भी जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट फिक्स है, एक ट्री है, उसकी फोटो खींचनी है, तो कैमरे का सेंसर फिक्स है, वो ट्री फिक्स है, हम लेंस को आगे पीछे करते हैं। जब आप डीएसएलआर देखेंगे तो हम लेंस को घुमा के आगे पीछे करते हैं। आपके कैमरे में भी ऐसा ही होता है, फोन के। आप बोलेंगे सर नहीं, वो लेंस बाहर नहीं आता, आपको दिखता नहीं है, वो उसका थोड़ा सा खिसकने से खेल हो जाता है। अंदर बहुत सारे लेंस का कॉम्बिनेशन होता है, ये अपने आप में गेम है, छोटी सी असेंबली में वो गेम हो जाता है। ठीक है, क्लियर? या सेंसर को आगे पीछे कर सकते हो, वो भी ठीक है, अगर सेंसर को आगे पीछे कर पा रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली। ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को चेंज करना होता है। अभी तो ये रहा। तो एक चीज देखिए, पहली बात तो इमेज का बनेगी, मुझे तो वो देखना है। v बराबर u है -30 इंटू एफ है मेरा 20 अपॉन -30 प्लस 20, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, -600 बाई -10, तो प्लस 60 सेंटीमीटर बन रही है बेटा। क्या बन रही है? प्लस 60 सेंटीमीटर। डन। तो इसने अपनी तरफ से इधर रेस को भेजा। अच्छा, उसके प्लेट के एरिया से मेरे को कोई लेना देना नहीं, इसको आप बड़ी स्क्रीन बना दो, मुझे सिर्फ इंटेंसिटी चाहिए, क्योंकि पैराक्सियल में मान चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, इमेज बन रही है 60 पे, इमेज 60 पे मतलब यहां से 60 पे, ऐसे, पक्का ऐसे। क्लियर? यहां एक चीज बताइए, ये अगर 60 है, ये अगर 60 है, तो ये 30 है ना भाई, 90 में से। तो अगर यहां लाइट की इंटेंसिटी आई है, तो यहां इंटेंसिटी 4i हो गई। अब आप बोलेंगे सर कैसे, ऐसे कैसे? कल मेरे हिसाब से शायद मैंने ये सब बता दिया। यहाँ इंटेंसिटी आई है, चलो स्लो मोशन में सॉल्व करता हूँ। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर बाय एरिया। ठीक है, अगर मुझे बताओ यहाँ ये रेडियस अगर r है, तो ये रेडियस r/2 होगी कि नहीं होगी? आप बोलेंगे सर कैसे, r/2 कैसे? यहाँ इंटेंसिटी 4i है, चलो r/2 कैसे? अरे सिमिलर ट्रायंगल, ये 60 है, ये r है, तो ये 30 है, तो r/2 हुआ। तो इसका एरिया अगर a है, इसका एरिया a है, तो इसका एरिया a/4 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अरे कल मैंने बता चुका हूं, यह सर्कुलर पैच मानना है, सर्कुलर पैच ऑप्टिक्स का लेक्चर देख लेना। ठीक है, ये रेडियस r है, अच्छा ये 60 है, ये r है, तो ये 30 है, तो r/2। इसका एरिया आएगा πr², इसका आएगा πr/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा। तो इंटेंसिटी यहां पर 4i आने वाली है, या नीचे लिख देता हूं i2 बराबर 4i, है ना? क्यों? सेम पावर जो इस पर पावर आई है, देखिए i2 को मैं ऐसे लिखूंगा, पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया। ठीक है, पक्का? क्लियर? एरिया है a/4, पावर कितनी आई? तो इस लेंस पर इंटेंसिटी कितनी आई, और इस लेंस का एरिया है a। वैसे भी सोच लीजिए ना यार, सेम एनर्जी को आपने इस एरिया की एनर्जी को 1/4 एरिया में कर दिया, तो इंटेंसिटी बढ़ गई ना, सेम एनर्जी को कम जगह फोकस कर दिया। 4i सीधे लिख देते हैं 4i। अब यहां कितनी होगी, यहां कितनी है मुझे बताइए? i2, तो i2 मैं लिख ही देता हूं, i2 कितनी आएगी? 4i है ना। i 4i कितनी है? जो भी सोर्स की पावर है डिवाइड बाय 4 इंटू 30, तो 0.3 का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन का एक्स्ट्रा यूएसपी था, सैचुरेशन करंट तो समझाना ही था, साथ में ये रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इंटेंसिटी स्क्रीन पे कितनी होगी? जितनी लेंस पर है उसका 4 टाइम्स, एरिया 1/4 हो गया इसलिए, और 4 टाइम इस पे इंटेंसिटी कितनी है? तो I/4 πr², दैट्स ऑल। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं। मैंने यहां भी तो यही लिखा था, I बाय ये रहा। अगर सीधे होता तो लेंस लगा दो, ठीक है। तो अब सैचुरेशन करंट निकाल लो, 𝜃%, तो 20/100। ठीक है, अच्छा 20% ही था ना, मैंने 20 पढ़ा था, 20%। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लें क्या? इसको भी, या यहीं रख दूं? यहीं रख देंगे ना यार। 4 पावर कितनी है? 100 डिवाइड बाय, अच्छा पावर 100 वॉट थी ना। अरे भाई ए भाई मुझे डेटा बताने का, मुझे डेटा देने का। एरिया भी साथ ही देख लूंगा, 0.5 है, वेवलेंथ देख ली 4000। अच्छा इस लेंस के एरिया से कोई लेना देना नहीं, ये फर्जी डेटा है, ये कुछ काम ही नहीं आया, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए था, ये कुछ काम नहीं आया, कुछ काम नहीं आया भैया ये। हाँ ये पूछते कि वहां कितना है, अच्छा हाँ एक एक तो काम आया यार। चलो
बच्चे बोलेंगे सर ठीक है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वहां एरिया आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया उससे कम है, तो मतलब पूरे प्लेट पर लाइट अवेलेबल है। देखो मैंने कहा ना हम शरारती लोग हैं, क्वेश्चन से क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। 4 है तो वहां पर उस प्लेट पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर लाइट आ रही है, A/4। अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता ना, यही तो एडवांस वालों की खासियत है, खराक से क्वेश्चन घुमा देता है, तो वही मैं घुमा रहा हूं। 1 सेंटीमीटर कर देता, 1 सेंटीमीटर, तो वहां पर आता 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेट का एरिया 0.5, तो जब आप सैचुरेशन करंट लिखते हैं तो 0.25 ही लिखते हैं। अब बोलेंगे सर क्यों 0.25 क्यों? प्लेट बहुत बड़ी है, रोशनी उसके इतने हिस्से में आ रही है, तो जितने हिस्से में आ रही है दैट्स मैटर, दैट्स मैटर। समझ रहे समझ रहे क्लियर? दैट्स ऑल। या कोई बच्चा ऐसे कर ले, आई इंटू ए लिखे ही ना, हमेशा की फफूंद खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, वो फफूंद तो रहेगी रहेगी रहेगी। वही तो खैर देखना पड़ेगा, पूरे प्लेट पर आ रही है या प्लेट के कुछ हिस्से पर आ रही है, तो वही बेसिक से ही करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आया? आया? वापस बोल देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर काम का है, यहाँ 4 है तो वहां एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्लेट का एरिया कम है, मतलब पूरी प्लेट। अच्छा एक्स्ट्रा रोशनी निकल रही है मुझे उससे मतलब नहीं, पूरी प्लेट पे आनी चाहिए, तो प्लेट का एरिया ले लिया। अगर इस लेंस का एपर्चर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो यहाँ 0.25 ही रह जाता, और 0.25 ही रह जाता, प्लेट का एरिया 0.5 है, जबकि रोशनी से 0.25 हिस्से पे आई है, तो मेरे को 0.25 लेना पड़ता, प्लेट का एरिया नहीं लेना पड़ता। भाई जितने हिस्से में रोशनी है, मुद्दा वो होता है ना। या फ्लक्स वाला एग्जाम्पल ले लो, यहाँ एक सर्कुलर रिंग है, सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं फ्लक्स निकालने के लिए इस सर्कल का एरिया लूंगा, लेकिन मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसी रीजन में है, तो मुझे इसी का लेना पड़ेगा, इसका नहीं लेना पड़ेगा। जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहीं, तो जितनी रोशनी, अगर पूरी प्लेट पे रोशनी है तो प्लेट का एरिया लो, थोड़े पार्ट पर है तो उतने का ही एरिया। ठीक है, मैं डेटा देखने आया था, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4000 वेवलेंथ है, और एक और डेटा देखने आया था 100 वाट है। ठीक है ठीक है, तो 100 वाट, और यहां आ गया नीचे 4 पाई इंटू, इसको क्या लिख दूं, मतलब 9 इंटू 10⁻, अच्छा -2 लिख दूं, ये तो आ गया आई इंटू एरिया। एरिया करो, एरिया था मेरा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 10⁻, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा वेवलेंथ है मेरी 4000, तो 4 इंटू 10⁻, अच्छा -7 लिख दो, एम स्ट्रॉन्ग में है ना, तो 4000। HC बाई लैम्डा सीधे लिखो 12400, 12400। अच्छा क्लियर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम स्ट्रॉन्ग। अच्छा एक चीज रुको, ये भी तो एम स्ट्रॉन्ग में ही है, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, यहाँ तो सीधे 4000 आ जाएगा बेटा। अच्छा 4000 आ गया, इसको एम स्ट्रॉन्ग में भी कन्वर्ट नहीं करना, क्यों? सुनो, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एम स्ट्रॉन्ग इंटू ई, और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम स्ट्रॉन्ग, तो एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गई है। बहुत बढ़िया, मैं लास्ट में एक स्टेप यहां लिख देता हूं, अगले पेज पे क्यों जाए, बस अब कैलकुलेशन करना है, दैट्स ऑल। तो समझ गए, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एम स्ट्रॉन्ग होता है, पूरी यूनिट याद रखना है। ठीक है, तो एम स्ट्रॉन्ग और ये कट गए, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेशन आ गया भैया, देखो 20, 100 और 5 काट दूं, ठीक है, 4 और 4 काट दूं, ठीक है, और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻5 और ये 4000 काट दूं, 4 बचेगा, 4 बचेगा। यहां तक तो सब सही है। 100, बहुत कुछ कट रहा है यार, 100 और ये काट दूं, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, 4, नीचे बचा 9 पाई इंटू दिस, 4 और इसको भी काट दो, 4 ये भी कट रहा है, 31, तो ये बच रहा है, बहुत ही बढ़िया डेटा आ रहा है, 1/31 इंटू 9 पाई, 1/9/7 पाई एम्पियर। आपको मिली एम्पियर लिखना है। अच्छा अरे एम स्ट्रॉन्ग कैसे भैया, हे भगवान, एम स्ट्रॉन्ग नहीं एम्पियर, ठीक है, 279 पाई। अगर आपको मिली एम्पियर लिखना है तो ऊपर 1000 लिख लेना, 279 इंटू पाई कर लो, तो रफली इंटीजर आंसर भी बना सकते हो, आपका मिली एम्पियर भी आ जाएगा, है ना। 2, एक मिनट, पाई कितना होता है, पाई 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 मल्टीप्लाई बाई 279, 876 दिस, हाँ तो ठीक है, एक से थोड़ी सी बड़ी नंबर आ जाएगा, डिवाइड बाई दिस इंटू 1000, तो उन्होंने आंसर ये पूछा है, तो लगभग ये आ रहा है 1.14 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये भी ठीक है,
या इस फॉर्मेट में छोड़ दो 1/279 पाई, 1/279 पाई, दैट्स आंसर डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट मैटर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने इलेक्ट्रॉन अंदर क्या करता है मैंने वो सवाल से एक समझा दिया, फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रोल हो सकता है वो एक आइसोलेटेड स्पेयर से समझा दिया, सैचुरेशन करंट समझा दिया, इंटेंसिटी से कैसे खेलता है, अलग अलग क्वेश्चंस पिक्ड हुए हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए। अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म, क्या आया है उसके बाद? तो डिब्रॉय आना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, 2 लेक्चर है ना, 2 लेक्चर में हो जाएगा। या डिब्रॉय कहीं ना मैंने कहीं और फंसा दिया होगा, क्वेश्चंस जब बनाता हूं तब, और अब मैं चीजें बदल जाती है। इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट द न्यूक्लियस, द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मैनी कांस्टेंट। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, बी इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर एन। देखिए जेई ने ये पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड एन की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, जेड की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, या मैग्नेटिक मोमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसे बहुत कुछ पूछा है। तो उसमें एक फॉर्मूला चल जाता है, वहां हम सिखाते हैं आपको, वहां हम आपको सिखाते हैं कुछ कुछ चीजें याद होनी चाहिए। V होता है V नॉट जेड बाय एन, और अच्छा मेरे हिसाब से V नॉट की वैल्यू तो पता होगी, ये तो पता ही है। अच्छा V नॉट मतलब बोर के फर्स्ट ऑर्बिट की स्पीड है ना। ऐसे ही रेडियस का फॉर्मूला होता है R नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो इससे बहुत कुछ डिराइव हो जाता है, इससे बहुत कुछ डिराइव हो जाता है। एनर्जी भी एक्स्ट्रा याद रख लो, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना। ये एनर्जी होती है, ये एनर्जी होती है, ठीक है। तो जब जनरली जेई के सवाल जो होते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को यहाँ से रख दो, ठीक है। और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, फिर आपका टाइम पीरियड हो गया। अच्छा टाइम पीरियड आता है, तो टाइम पीरियड होता है 2πr/v। ये मैं एक चीज़ से बहुत चीज़ें कवर कर रहा हूँ। 2πr/v, जैसे टाइम पीरियड पूछ लिया तो वो आता है 2πr/v। तो जेई ने अब तक ये पूछा है कि वो z के कैसे डिपेंडेंट है और n के कैसे डिपेंडेंट है। टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा आ गया, उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, है ना, बहुत कुछ होता है। तो पूरी सीरीज होती है, पूरी सीरीज होती है। तो r/v, तो मैं r किसके प्रोपोर्शनल है, z किसके प्रोपोर्शनल है, इससे टाइम पीरियड आ जाएगा। जैसे मैं कर ही देता हूँ, ये n स्क्वायर बाई जेड है, ये z बाई n है, तो ये आ जाएगा कितना, मतलब r/v किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r में n ऊपर आ रहा है तो n³ बाई जेड स्क्वायर। इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हम डिराइव करवाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, बहुत सारी जो सप्लीमेंट्री टर्म्स होती है जेई पूछती आती है, बहुत कुछ पूछती आई है, ठीक है। अब मेरा यहां क्या कंसर्न था कि मैं इसको भी डिस्ट्रॉय करूं, ये जेई ने पूछा है, बिल्कुल पूछा है, लेकिन मैंने इसमें आपसे न जेड की प्रोपोर्शनलिटी पूछी ना एन की प्रोपोर्शनलिटी पूछी, मैंने इलेक्ट्रॉन की प्रोपोर्शनलिटी पूछ ली बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के कैसे पावर के प्रोपोर्शनल है, मैं थोड़ी देर के लिए वाली हट जाऊं, आप क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ई, तो एक चीज बताइए, हमारे जैसे मैं ही क्लास में ये करवाता हूं, मैं ही करवाता हूं, और कम से कम 20 टर्म लिखवाता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वो ऐसे वैसे, एवरेज फोर्स, एवरेज टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक मोमेंट, इक्विवेलेंट करंट, सब बच्चों से पूछता हूं कि जेड और एन के प्रोपोर्शनलिटी बताओ, और मैं कहता हूं इन्हीं 2 से आंसर है, ऊपर वाले 2 से ही खत्म हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, ऊपर वाले 2 से। अब मैंने क्वेश्चन बदल दिया, मैंने कहा नहीं मुझे ई के टर्म में चाहिए। अब ई तो हम वी नॉट और आर नॉट पे खा गए थे, तो इसका मतलब बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड जेई। बैक टू बेसिक जाइए, पूरा सॉल्व कीजिए, दैट्स ऑल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बैक टू बेसिक, अब सीधे फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, या वो इसको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना देते जैसे वो बनाते हैं। इन ए हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, इन एन हाइपोथेटिकल यूनिवर्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डबल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डबल देन आवर यूनिवर्स, अदर ऑल कॉन्स्टेंट्स आर सेम लाइक मास, h, एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब कांस्टेंट है। उन्हीं के सवालों को ले रहा हूं कि एक दूसरे यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज डबल हो गया है हमारे यूनिवर्स से, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, जब कुछ सेम है, h भी, प्लैंक कांस्टेंट भी सेम है, समहाउ मास भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी सेम है, सब सेम है। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितने गुना हो गया। तो अब आपको ई का एक्सप्रेशन ढूंढना ही पड़ेगा कि ई की किस पावर पे डिपेंडेंट है।
अगर ई स्क्वायर के डिपेंडेंट है ई स्क्वायर तो चार्ज को डबल किया तो 4 गुना हो गया, ई क्यूब है तो 8 गुना हो गया, ई की पावर 5 है तो 32 गुना हो गया। इट्स बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। एनर्जी तो आपको बेसिक से सारा डेरिवेशन आना चाहिए, जो मैं हमेशा कहता हूं बोर मॉडल में जेई बहुत बार फंसाता ही है। और एक दो चीजें और बता देता हूं, वो कई बार कहती है कि बोर मॉडल को यहां लगाओ, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लगाओ, यहां लगाओ। तो याद रखिएगा आपको बोर मॉडल अगर लगाना है तो दो ही चीजें ध्यान रखनी है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर, मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, बेसिक से बोर मॉडल अगर करना है तो पहली चीज है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होगा, जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स है, बेसिक पे जाइए, पैराग्राफ दाग चुकी है। बेसिक मैं हमेशा कहता हूं बहुत पावरफुल चीज होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाय आर, या एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, आप एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, वी और ओमेगा दोनों में से कुछ भी ले लीजिए। यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है, मान लीजिए वो ग्रेविटेशन पे तो एनसीईआरटी ने लगवाया है, उन्होंने कहा कि बोर मॉडल को सोलर सिस्टम पे लगाओ एनसीईआरटी में। तो आप क्या करेंगे, इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देगा, Gm1m2 बाय आर स्क्वायर इजिकल टू mv स्क्वायर बाय आर। पहली इक्वेशन यहीं से आएगी। बोर के तीनों पॉस्टुलेट्स ध्यान रखने, तीनों पॉस्टुलेट्स ही बोर मॉडल है, उनको सोचना है। तो पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई मेरी हिसाब से, वी स्क्वायर आर किसके बराबर आ गया? के जेड ई स्क्वायर बाई एम। क्या सही है? एक आर कट गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बेसिक से। दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एम वी आर बराबर एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। ये सेकंड नंबर इक्वेशन, इसमें भी बहुत बेसिक से आपको पता होना चाहिए। जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम बोर मॉडल लिखाता हूं तभी बात करता हूं, मैंने कहा हर चीज पहले दिन ही करेक्ट होती है, तो कभी किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होता, ठीक है। एम वी आर इजिकल टू एन एच बाई 2 पाई। अब यहां एंगुलर मोमेंटम है, एमवीआर में एक चीज होती है, ध्यान रखिएगा, हमने इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम लिखा है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ठीक है। हम न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मास का मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, न्यूक्लियस इतना हैवी है, घूम ही नहीं रहा। देखिए मेरा एक ग्रेविटेशन में क्वेश्चन होता है, सन अर्थ के अबाउट घूमता है या अर्थ सन के अबाउट? तो कोई किसी के अबाउट नहीं घूमता। बाइनरी स्टार सिस्टम जे को पसंद आता है ना, कोई किसी के अबाउट नहीं घूमता है। चलो ये सन है, ये अर्थ घूम रही है, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया, जानकर खुशी हुई, आप कैसा जानकर खुशी हुई, ये लो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया यार, ठीक है। ऐसे घूम रहा है, लेकिन एक चीज बताओ, सन पे भी तो वही फोर्स लग रहा है, सन पे भी तो वही फोर्स लग रहा है। जब सन पे वो फोर्स लग रहा है, वो तो अर्थ की तरफ लग रहा है, तो आप बोलेंगे सर वो फोर्स के कंपैरेटिवली सन का मास बहुत बड़ा है। ओके आई एक्सेप्ट, तो फोर्स कुछ है, मास बहुत बड़ा है, समझाता हूं। ये अर्थ, ये सन, सन पर भी वही फोर्स लगा जो इस पर लगा, इसको तो इसने सेंट्रीपिटल घुमा दिया, और सन स्टेशनरी है, सन स्टेशनरी है। अब सोचिए क्या ब्लंडर कर रहे हैं। सन का एक्सेलेरेशन क्या आएगा? सन का एक्सेलेरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बच्चे बोलेंगे सर इग्नोरेबल है, अरे हाँ मान लिया इग्नोरेबल है, जीरो है क्या? क्या सर इग्नोरेबल है इसलिए जीरो है? नेचर ऐसे नहीं खेलती, है तो है, जो नेचर में होता है वो होता है। इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोरेबल, इग्नोर कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। फोर्स बहुत छोटा है, मास बहुत बड़ा है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। मान लीजिए इस एक्सेलेरेशन से ये कांस्टेंट रहता, मान लेता हूं, वैसे तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, डिस्टेंस कम होगी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लीजिए इसी डिस्प्लेसमेंट से सन चालू करता चलना, तो सन का डिस्प्लेसमेंट होता हाफ ए टी स्क्वायर। सन का डिस्प्लेसमेंट कितना होता? हाफ ए टी स्क्वायर। ये बहुत छोटा है, टी में बहुत बड़ा ले लेता हूं, 1 साल 2 साल। आप बोलेंगे सर 1 साल छोटा नहीं होता बेटा, सेकेंड्स में लिख के देखना, यहाँ सेकंड ऐसा यूनिट आएगी, 1 साल को सेकंड में लिखना। 2 साल, 10 साल, 1 लाख साल, 1 मिलियन ईयर, 1 बिलियन ईयर, उसका भी स्क्वायर करना है, तो एस तो अच्छा खासा आ जाता बेटा, तो अर्थ के बिल्कुल पास आ जाता, खा जाता अर्थ को। ऐसा तो नहीं कर रहा। हाँ आपने कन्वीनियंट मॉडल लिया है कि हाँ ठीक है यार चल जाता है, कोई किसी के अबाउट नहीं घूमता, दे रिवॉल्व अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास। यही ग्रेविटेशन में मैंने बताया था आपको, ग्रेविटेशन में भी यही चीज समझाई थी, दे रिवॉल्व अबाउट सेंटर ऑफ मास। हाँ सेंटर ऑफ मास सन के बहुत बाजू में होगा, वो बहुत हैवी है, तो सन बहुत धीरे ऐसे घूम रहा होगा, बहुत छोटी रेडियस पे, और ये बहुत बड़ी रेडियस पे, दोनों का टाइम पीरियड और ओमेगा सेम होगा, तो कोई किसी के अबाउट नहीं घूमता।
ठीक है, पुरानी बात बोलते हैं ना कि पहले हम कहते थे सन हमारे अबाउट घूमता है, फिर बाद में आके किसी ने कहा नहीं सन नहीं घूमता, हम घूमते हैं। तो दोनों ही गलत है बेटा, दोनों घूम रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो वैसे ही जब न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो कोई किसी के अबाउट नहीं घूमता, घूमते हैं किसके अबाउट? उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो ध्यान रखिएगा ये MVR नहीं होता, ये होता है एंगुलर मोमेंटम L ऑफ सिस्टम अबाउट CM। आपको बोर के पोस्टुलेट बेसिक से पता होने चाहिए, यही बेसिक है। MVR कभी नहीं बोला, उन्होंने कहा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। हाँ, अब मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, मैंने न्यूक्लियस एक अजम्पशन ले लिया, स्टैंडर्ड अजम्पशन, न्यूक्लियस रुका हुआ है और न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट है। आप जेई के पुराने सब्जेक्टिव देखिएगा, उसमें एक लाइन मिलेगी आपको, एंड दैट्स द ब्यूटी। उस लाइन को लोग पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। उस लाइन का मतलब है जेई है भैया, फालतू नहीं लिख रही, IIT के प्रोफेसर्स बना रहे हैं पेपर, वो लिखते हैं अज्यूम मास ऑफ न्यूक्लियस टू बी इनफाइनाइट in compared to electron. Assume mass of nucleus to be infinite in compared to electron. उसका मतलब यही है कि इनफाइनाइट मान लिया तो इसका मतलब इनफाइनाइट मान लिया तो इसका चलना बंद है, प्लस सेंटर ऑफ मास BC पर है, तो इसी के अबाउट इलेक्ट्रॉन का लिख देते हैं, इसलिए MVR लिखते हैं। अदरवाइज जब बाइनरी डाई मॉलिक्यूल दिया जाए, इन्हें पैराग्राफ दिया 3 क्वेश्चन का, उसमें एंगुलर मोमेंटम लगवाया, बच्चों का पसीना निकल गया कि भाई साहब एंगुलर मोमेंटम MVR कहाँ लगाए? MVR नहीं लगाना है। जब दोनों घूम रहे हैं तो सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पे बैठो और दोनों का एंगुलर मोमेंटम लिख दो, खत्म बात। वहां तो डाई मॉलिक्यूल दिया था, कभी कुछ और दे दे तो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। तो ये है बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर मॉडल आया, मैं पूरी तीर फाड़ करवा रहा हूं। MVR बराबर NH/2 क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स ऑल। अब MVR इससे इक्वेशन क्या आएगी मुझे बताओगे? VR बराबर NH/2πm। क्या मेरी बात क्लियर है? इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये मैंने जो समझाया मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर। ये भी मिटा देता हूँ, ये रहा, ये याद रखना है आपको पूरा, ठीक है। अभी क्या है, ये 2 इक्वेशन मुझे साफ साफ दिखनी चाहिए, ये एरो पता नहीं डिस्टर्ब करेगा मुझे। क्या बात क्लियर है? अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि अब कैलकुलेशन पार्ट आ गया ना, तो अब डरावना पार्ट आ गया। जब समझाने वाला पार्ट होता है तो मजा आ रहा होता है, KZ² बाई, क्योंकि उसमें गलती ना हो जाए, बस इतना। कोई डरावना वैसे नहीं है कि आप बोलें सर अरे सर आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसको डिवाइड करो यार, KZ² बाई M डिवाइड बाई NH यहाँ चला गया इंटू 2πm, सही है, ठीक है। तो क्या आया? V बराबर आया, MM कट गया, KZ² 2π। अच्छा, K में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसकी जरूरत नहीं है तो मैं रख भी नहीं रहा। KZ² बेसिक से डेराइव कर रहा हूँ 2π और डिवाइड बाय NH, और यहां से Z/N के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। बाकी सबकी हम वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। R क्या आएगा? रेडियस। तो रेडियस अगर मैं यहां से निकालू तो NH/2πmv, मैं V की वैल्यू रखने जा रहा हूँ। NH/2πm, मैं V की वैल्यू को उल्टा रख देता हूँ। V यहां आएगा 2πKZ² और ऊपर जाके NH मल्टीप्लाई हो गया NH²। तो R क्या आया मुझे बताओ? N²H² बाई 4π² MK, 4π² MK, सही किया ना सब कुछ, ZE²। यहां तक मेरे हिसाब से सब सही है। तो एक चीज बताइए, उन्होंने E के प्रोपोर्शनलिटी खेला है, तो आप चाहें तो बाकी सबको मतलब रवाना कर सकते हैं, आप चाहें तो बाकी सबको रवाना कर सकते हैं, यहां से बाकी सब रवाना हो जाएंगे, दैट्स ऑल। E का खेला है, अगर वो मास में खेल रहे होते तो मैं मास में खेल लेता। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ कि ना? डन 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 डन, दैट्स ऑल। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? अच्छा चलो सुनो, अब क्या आएगा? तो मेरा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू E² आया और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E² आया। उन्होंने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो आता ही है। अरे ये तो आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए यार, वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, और यहां पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो ये मान लीजिए V स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से।
तो आपको पता है कि घूमते हुए चार्ज करंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि इसको करंट कैरिंग लूप मान लेते हैं, तो भी होता है म्यू नॉट आई बाई 2r, और करंट इक्विवेलेंट होती है क्यू ओमेगा बाई 2 पाई 4 पाई आर। ठीक है, चलिए ओमेगा को क्या लिख सकता हूं, ओमेगा को लिख सकता हूं म्यू नॉट, अच्छा चार्ज की जगह ई लिख दूं, अच्छा इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहा है, ई ओमेगा की जगह लिखूंगा वी बाई आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब जाके मेरा यहां से एक्सप्रेशन आएगा, तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एक ई तो ये बैठा है, वी ई स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, और 1 बाई आर स्क्वायर नीचे बैठा है, तो 1 बाई ई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये इक्वल टू क्या आ रहा है, ई की पावर 4 6 ई की पावर 7, तो B इज प्रोपोर्शनल टू E की पावर 7। मान लीजिए हाइपोथेटिकल यूनिवर्स देता, वहां मैं कह देता कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों के चार्ज को डबल कर दिया, एक्सेप्ट एवरीथिंग, बाकी सब कुछ सेम है, म्यू नॉट 4 पाई और जितने भी टर्म्स आ रही है वो सब सेम है, हाइपोथेटिकल है, मास भी सेम, सब सेम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट सब कुछ सेम है। तो बताइए, तो ठीक है, दैट्स ऑल। तो 2 की पावर 7 कितना हो जाता, जितना भी होता हो जाता। डन, क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां अपना उन्होंने क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था फिल द ओएमआर सीट, क्या फिल करना है भैया, प्रोपोर्शनल टू ई की पावर n, तो आंसर क्या आया, आंसर आया भैया n बराबर 7। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने आंसर नहीं निकाला, इसमें आंसर ये है, मैं हूं आंसर, मैं हूं आंसर। ठीक है, आंसर्स भी लिख देता हूं, इसमें मैं हूं आंसर, ठीक है, ऐसे आंसर्स लिख देता हूं, इसमें तो ऑप्शन वाला था ना शायद ये, हाँ तो इसमें तो टिक ही कर दिया ACD। अगला देखिए क्या सवाल है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से, क्या दिया हुआ है मुझे बताइए। ठीक है, आज जनरली यूजुअली मैं 4-5 क्वेश्चन लेता हूं, आज थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे, कवर भी ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, अब पॉजिट्रोनियम एटम इस, देखिए पॉजिट्रोनियम आ गया भैया, वही जो मैं आपको वहां बताने वाला था कि बोर का सेकंड पोस्टुलेट है क्या, अच्छा थर्ड पोस्टुलेट तो बताया नहीं, पहला है सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, सेकंड पोस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट सेंटर ऑफ मास इज NH बाई 2 पाई। दोनों पोस्टुलेट को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, जेई में जितने भी क्वेश्चन आए ना यही ट्विस्ट डाले, क्योंकि बेसिक से चीजें नहीं आती बच्चों को। तीसरा पोस्टुलेट है कि सिस्टम, जब सिस्टम एक स्टेबल ऑर्बिट से दूसरे स्टेबल ऑर्बिट जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस के बराबर फोटोन इमिट या एब्सॉर्ब होगा, दैट्स ऑल। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, तीसरा पोस्टुलेट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि, अच्छा इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की n बराबर 1 स्टेबल है, n बराबर 2 स्टेबल है, तो हम एनर्जी निकाल ली, उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जाना है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो फोटोन प्रोवाइड करेगा या उतने एनर्जी का फोटोन निकल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिफरेंस बिटवीन दिस, आइदर अगर आपको एनर्जी अपनी बढ़ानी है तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा फोटोन, अपनी एनर्जी घटा रहे हो तो इमिट करोगे, दैट्स इट, खत्म बात, बोर के तीनों पोस्टुलेट खत्म, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। अब इसमें जितने भी आज तक उन्होंने क्वेश्चन फंसाए हैं, घुमाए हुए, जिसको लोग कहते हैं बढ़िया ट्विस्ट डाला, थे तीनों यहीं से, दैट्स ऑल। ठीक है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट ईच अदर, पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है लेकिन चार्ज होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन ही होता है बराबर लेकिन नेगेटिव। पॉजिट्रोनियम एटम, अच्छा पॉजिट्रॉन तो पता ही है, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर एंटी पार्टिकल। एंटी पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है मुझे बताएंगे, एंटी पार्टिकल्स का मतलब है कि आपका क्या, एंटी पार्टिकल्स का मतलब है क्या बोलते हैं, दोनों जब मिलेंगे तो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में, कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में। क्या मेरी बात क्लियर है 100%? क्या बात क्लियर है? चलो ठीक है, चलो choose the wrong statement. The Rydberg constant for positronium is half as large as it from ordinary wavelength. चलो बात करते हैं, पहले पॉजिट्रोनियम का मॉडल बना लेते हैं, फिर रिडबर्ग के, अच्छा पहले मैं एक सिंपल मॉडल वाली बात कर लेता हूं। अच्छा रिडबर्ग की बात छिड़ी है तो बात कर लेता हूं, रिडबर्ग पे भी जेई ने क्वेश्चंस दागे हैं, और रिडबर्ग बच्चों को पता ही नहीं होता। याद रखिएगा, आपके वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 1 बाई लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये जो r कहलाता है ये होता है, भैया स्पेलिंग देख लेते हैं, रिडबर्ग अंकल की स्पेलिंग गलत ना लिख दो,
वैसे तो ध्यान नहीं रहती है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷। क्लियर? ये आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक और चीज, एनर्जी क्या होती है, hc/λ, hc/λ, तो बन जाता है hcr z²। अच्छा, एनर्जी ऑफ फोटोन लिख रहे हूं, एक मिनट, हाँ ये मतलब वेवलेंथ ऑफ फोटोन है और ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, 1/n1² माइनस 1/n2²। आपको यहाँ क्या देखने की आदत है, यहाँ 13.6 देखने की आदत है। तो HCR को जब आप सॉल्व करते हैं तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आता है, और इसको बोलते हैं 1 रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जेई ने बिल्कुल क्वेश्चन में दागा है। तो अभी रिडबर्ग नाम आया तो पहले मैंने रिडबर्ग समझा दिया, क्या मेरी बात क्लियर है? रिडबर्ग कांस्टेंट दो होते हैं, एक तो रिडबर्ग है आर, एक रिडबर्ग यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोला कि 2 रिडबर्ग एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट हो, बच्चे कहते हैं ये क्या फालतू की बात है। रिडबर्ग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक रिडबर्ग यूनिट होती है, क्योंकि जब आपने फोटोन hc/λ लिखा तो जब आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक चीज बन गई hcr, जो बाद में डिस्कवर करके अपन ने 13.6 निकली, तो इसको रिडबर्ग यूनिट बोलते हैं या HCR, याद रखिएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। तो 1 वेवलेंथ में, अच्छा Z चलो जो भी होगा अभी बात करते हैं, डन। अब मैं आ रहा हूं पॉजिट्रोनियम एटम पे, आ रहा हूं, ठीक है। पॉजिट्रोनियम एटम में होगा क्या, यहां एक, अच्छा प्रोटॉन की जगह पॉजिट्रॉन आ गया, प्रोटॉन की जगह कौन आ गया मुझे बताएंगे? पॉजिट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन पे भी चार्ज +1 होता है, इस पे भी वही है, लेकिन मास मैटर, इस बार मास इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। मुझे बताएंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मेरे हिसाब से तो बीचों बीच होगा, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर r है तो ये r/2 के सर्कल पे घूमेंगे, और मेरे हिसाब से दोनों की रेडियस सेम है तो एक ही सर्कल बना देता हूं, ये रहा, दैट्स ऑल, ये रहा, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये r/2, ये r/2, और दोनों की ओमेगा सेम होगी, वही बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम बाइनरी स्टार का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ के ना? पक्का? अरे पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इलेक्ट्रॉन ने मना कर दिया कि भैया बड़े आदमी के तो चक्कर लगा दूंगा, ये आदमी तो मेरी औकात का है, मेरी औकात के बराबर है, मैं क्यों झुकूं? अरे बड़े आदमी का चक्कर लगाऊंगा, प्रोटॉन मेरे से लगभग 1000 गुना है, मान लो, ये तो मेरे बराबर का आदमी है, मैं क्यों चक्कर लगाऊं? तो दोनों एक दूसरे, मैंने हमेशा कहा है एक्चुअली सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करता है। अगर आप सोलर सिस्टम भी देखेंगे ना, सोलर सिस्टम इतना आसान नहीं है, बहुत बवाल चीज है, तो सोलर सिस्टम में कौन कहां होगा कि प्रिसाइज पोजीशन निकालने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, तो हमारी स्पेस एजेंसीज के पास होते हैं। बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते, बोर्ड पे नहीं होता, बहुत मुश्किल चीजें होती है, क्योंकि अर्थ पे मून की भी ग्रेविटी लग रही है जो बार बार चेंज हो रही है, प्लस मैंने कहा कि सन और अर्थ में अब ये दिमाग खराब कर दिया कि कोई किसी का अबाउट नहीं घूम रहा, जुपिटर भी बैठा है, जुपिटर के मून्स भी है, फिर सैटर्न है, भाई साहब कितने सारे मून है उसके पास, तो और सब डिस्को डांस चलता है, जबरदस्त वाला डिस्को डांस। तो आपको ट्रेजेक्टरीज के लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए होता है, वो प्रिसाइजली कैलकुलेट करता है सारे फोर्सेस को लेके, सबकी पोजिशंस लेके कैलकुलेशन, आप उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न पे नहीं ला पाते, तो वो प्रिसाइज लोकेशन अगर आपको किसी की चाहिए तो ऑब्वियसली बात है आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए, उसमें भी एरर, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रॉइड तो हमें दिख ही नहीं रहे, तो बहुत कुछ होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी ये है, तो ये ओमेगा एंड ओमेगा ऐसे घूम रहे हैं, तो अभी मेरे पास एक ही चीज है, पहली चीज तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा, ke² बाय r² बराबर m⍵²r बाई 2 आ गया। एक मिनट रुको, मैंने क्या किया, हाँ सही तो किया है। अच्छा, इस फोर्स को डिस्टेंस आ रही लगेगी, हाँ, लेकिन रेडियस इसकी आधी है, m⍵²r, ठीक है। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है। m⍵² या इक्वेशन एज इट इज रहने देता है, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम की। एंगुलर मोमेंटम इस भैया जी का कितना है,
इस भैया जी का है आई ओमेगा, तो m r/2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा आई ओमेगा, ठीक है, इंटू 2 बराबर NH/2 NH/2। क्या मेरी बात क्लियर है? यहां से देख लो, हाँ के ना, चेक कर लो, पक्का। तो अब यहां से दो इक्वेशन, दो अननोन, मुझे ओमेगा निकालना है, आर निकालना है। पहले मैं ओमेगा डिलीट कर देता हूं, आर निकाल लेता हूं। आर 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 कैलकुलेट कर देते हैं। आर कैसे कैलकुलेट करूंगा, थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहां ओमेगा स्क्वायर को अकेला कर देते हैं, क्या होगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के ई स्क्वायर, 2 ऊपर आ गया, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कैलकुलेशन चेक कर लो, बाई MR/3, MR/3, ठीक है, और 2 ऊपर आ गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सेकंड, यहां से भी ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, बाकी सबको उधर उधर भेज दो। यहां 2 तो 2 इधर आया, ये 2, ये 2 कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ रही है NH/पाई, ठीक है। अरे लाइव चल रहा था ना, डर नहीं लगता, रिकॉर्डेड है ना, और एक गलती फिर पूरा क्वेश्चन बिगाड़ देती है। ओमेगा तो MR², क्या मेरे हिसाब से सही है? ये 2 काट दिया, ये 2 काट दिया, दैट्स ऑल। ओमेगा तो NH/पाई MR², ठीक है। मैं इस ओमेगा को यहां पटक दूं, क्या आएगा मुझे बताएंगे, N²H²/पाई² M²R⁴ बराबर 2ke² MR³। तो R कितना आया बताओ, R यहां से, R कितना आया यहां से, R मेरे हिसाब से आने वाला है, R को इधर भेज दो, R³ और R कट गया, ठीक है, R इधर आया, और ये M भी कट गया, तो N²H² एक M कट गया, एक R यहाँ बचा, R उधर चला गया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। N²H² बाई 2π², एक M बचा, MKE²। सारे लोग आ गए ना भैया, सब आ गए, किसी का कोई दुख तो नहीं बचा, सही है, ठीक है, दैट्स ऑल। अब बोलेंगे लेकिन सर अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये ही तो ट्रिक है, इसीलिए तो क्वेश्चन लिया है। पहले बात तो ये मॉडल समझ में आया। एक ही चीज में बहुत सारी बातें, एक ही चीज में बहुत सारी बातें हैं, ऐसा मत सोचिए कि बहुत कुछ है बेटा। N²H², ठीक है, थोड़ा मैं याद रख लेता हूं, R बराबर N²H²/2π² M, इतना मुझे याद है, 2π² M KE², पक्का, हाँ के ना। अब इसी क्वेश्चन को तुरंत क्यों लिया मैंने, मुझे बताइए। यहां से मैंने R यहां लिखा था, मैंने R लिखा था, R आया था मेरा N²H²/4π² M K ZE²। Z को मैं 1 ले लूं, हाइड्रोजन से कंपेयर करूं तो Z को 1 ले लूं, तो ये नीचे 4 आ रहा है बस। तो अगर हाइड्रोजन मॉडल के लिए बात करूं, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन मॉडल की अगर मैं बात करूं तो R जो आ रहा है वो आ रहा है N²H², मैं Z को 1 ले रहा हूं, ठीक है, वो आ रहा है 4π² M KE²। अच्छा कैलकुलेट मैंने वहां कर ही दिया। तो एक चीज देखिए, ये हाइड्रोजन की रेडियस है, ये हाइड्रोजन की रेडियस है, हाइड्रोजन की रेडियस जो है ये उससे ऑब्वियसली बात है, तो ये हाइड्रोजन की रेडियस से डबल आ रही है, तो पॉजिट्रॉनियम एटम्स की रेडियस डबल है, मतलब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस जो है वो डबल आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? डबल, जितना भी मॉडल है उससे डबल आएगी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी देखता हूं मैं, वेलोसिटी होती है मेरी ओमेगा इंटू आर, वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। वेलोसिटी अगर मैं देखना चाहूं तो ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से, ओमेगा को मुझे पता है, ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है मुझे बताओ, यहां से ओमेगा आर NH/πm, ये रहा, ठीक है। मेरे को वेलोसिटी देखनी है, तो वेलोसिटी आएगी NH/πmr,
NH/πmr। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, एक काम किया, इस आर स्क्वायर से आर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, v इक्वल टू ओमेगा। मैं वेलोसिटी या ओमेगा देख लेता हूँ, ओमेगा कितने टाइम्स हुआ या वेलोसिटी कितने टाइम्स हुई, उसी से एनर्जी आ जाएगी। अभी 2 मिनट में एनर्जी आ जाएगी। अरे एनर्जी हाफ mv², हाफ mv²। तो वहीं से सारे खेल होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा भैया, सब कुछ आ जाएगा, टेंशन मतलब अभी। ठीक है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा एनर्जी, ठीक है, तो अभी क्या आएगा, NH/πmr। अभी आ जाएगा, सब आएगा, टेंशन मतलब। NH/πmr, आर की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, आर। तो क्या हुआ, मास तो वही रहा, मास तो वही रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी जो हुई वो कितनी हो गई मुझे बताएंगे? आर रेडियस डबल हो गई है, रेडियस डबल हो गई है। रेडियस अगर डबल हो गई है, रेडियस डबल हो गई ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो हो गई ये हाइड्रोजन के मॉडल के कंपैरिजन में आधी हो गई। हाइड्रोजन के मॉडल के कंपैरिजन में आधी ही हो गई। क्या मेरी बात क्लियर है? हाइड्रोजन के मॉडल में आधी ही रह गई एनर्जी। ठीक है, नहीं स्पीड। एनर्जी क्या होगी मुझे बताएंगे? एनर्जी होगी हाफ mv² कर दो या हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। आप बोलेंगे सर 2 टाइम्स क्यों? देखिए एनर्जी सिस्टम की लेनी है मुझे। ठीक है, तो एक तो यहाँ 2 एक्स्ट्रा आया क्योंकि वहां सिर्फ हाफ mv² लेते थे, और v² कितने टाइम्स हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी आई ये हो गया जो भी हाइड्रोजन की एनर्जी है VH²/4 आया, यहाँ 2 है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी हाइड्रोजन की एनर्जी की आधी होगी। इसकी एनर्जी हाइड्रोजन की एनर्जी की आधी हो गई। देखिए ये तरीका होता है, ये एक डिकोड हुआ, सब डिकोड होते गए, चले गए धर 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 सब। अच्छा आप वैसे भी कर सकते थे, v इक्वल अच्छा mvr तो नहीं लगाता, क्या ठीक है, ये रहा डन। जब एनर्जी आधी हो गई तो इसका मतलब वेवलेंथ डैम श्योर। अच्छा nth ऑर्बिट की एनर्जी, nth ऑर्बिट की एनर्जी है हाइड्रोजन से आधी हो गई, तो आप सारी एनर्जी लिख सकते हो। पॉजिट्रोनियम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ, 13.6 डिवाइड बाई 2। अरे ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ इलेक्ट्रॉन की, बताता हूँ, चलो बात करता हूँ। इसमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बार क्वेश्चन डिकोड होता है। अब इस पे आप कितने भी क्वेश्चन बनाओ, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब सिस्टम, कितना आएगा, -13.6 डिवाइडेड बाई 2, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर एनर्जी आधी हुई है तो एनर्जी गैप्स भी आधे हो गए। एनर्जी गैप्स जो होंगे वो एनर्जी गैप ऑफ हाइड्रोजन, के आधे होंगे। अरे जब एनर्जी आधी हो गई, पहले ऑर्बिट की 13.6/2 हो गई, मतलब आप अगेन बोल रहा हूं, मतलब -13.6। ठीक है, उसके बाद में आपका -13.6, फिर क्या था आपका -13.6, अगला क्या आता है -3.4, तो उसका भी आधा हो गया। सब जब एनर्जी है सब आधी हो रही है तो गैप्स भी आधे हो गए, तो गैप्स भी आधे हो गए, तो इसका मतलब वेवलेंथ, इसका मतलब वेवलेंथ, पूरा क्वेश्चन डिकोड हो गया और आप तो सब निकाल सकते हो। पहला गैप, अच्छा पहला गैप होता है पहला गैप कितना होता है 10.2, तो इसमें 10.2 का आधा 5.1 लो, तो पूरा क्वेश्चन डिकोड हुआ पॉजिट्रॉनियम एटम, और प्लस उसके साथ बाइनरी स्टार सिस्टम भी, डाई मॉलिक्यूल जिसपे पैराग्राफ आया था जे का, सब कुछ डिकोड हो गया, एवरीथिंग डिकोड। ठीक है, वेवलेंथ मेरे हिसाब से डबल हो जाएगी, क्या मतलब वेवलेंथ तो फोटोन कह रहा हूं, एब्जॉर्ब और इमिट। ठीक है, तो वेवलेंथ फोटोन इन एच एटम, उसका डबल हो जाएगी। दैट्स ऑल, पूरा डिकोड हुआ, धड़ से डिकोड हुआ। हाइड्रोजन का सिर्फ एक से सारा कंपैरिजन खेल लिया मैंने। क्वेश्चन देख लो, और मैं तो वैल्यू निकाल रहा हूं। बच्चे बोले सर वैल्यू बताओ, लो ट्वाइस ऑफ R0 n²/z। अच्छा z की वैल्यू 1 है, n²/1 लो, और बोलो। अच्छा यही तो होता था R², तो पहले ऑर्बिट की रेडियस बताओ, दूसरे की बताओ, सब बताओ, हाइड्रोजन की बताओ, ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ V0 z/n, तो z1 है, लीजिए सब कुछ। इसमें एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है z²/n², तो 1/n², लीजिए सब आ गया, एवरीथिंग डिकोड। सिर्फ एक को कंपेयर खेला, आपको वैल्यू नहीं रखनी है एग्जाम में, वैल्यू रखोगे पागल हो जाओगे भाई साहब।
अच्छा आर नॉट तो पता होगा, बच्चे बोलेंगे सर आर नॉट नहीं पता, 0.529 एमस्ट्रॉन्ग या 0.53 एमस्ट्रॉन्ग दे देता आजकल जी, 0.53 एमस्ट्रॉन्ग। आर नॉट तो पता होगा, इनकी वैल्यू तो रटी हुई होगी 2.2 और ठीक है। अब क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने हमेशा का बाई प्रोडक्ट होता है, मेरा काम होता है क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है डिटेल में समझा पाऊँ, क्वेश्चन मैटर ही नहीं करता। पॉजिट्रोनियम, द Rydberg कांस्टेंट फॉर पॉजिट्रोनियम एटम इज हाफ एज लार्ज, अच्छा एक मिनट, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं गड़बड़ ना कर दूं, एज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। अच्छा क्या Rydberg कांस्टेंट किस में आता है, उन्होंने Rydberg कांस्टेंट पूछा है, तो Rydberg कांस्टेंट भी निकाल लेता है। ये Rydberg कांस्टेंट होता है 1/λ बराबर r। अच्छा मैं z को 1 मान रहा हूं, n1 n2 तो उतने ही रह रहे हैं, लैम्डा पहले के कंपैरिजन में डबल हो गया है, तो इसका मतलब इस मॉडल का Rydberg कांस्टेंट आधा हो जाएगा। वैसे तो Rydberg कांस्टेंट होना ही नहीं चाहिए, Rydberg कांस्टेंट कांस्टेंट है, ऑप्शन गलत है, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन पूछा मैं उसकी भावनाएं समझ रहा हूँ, ऑप्शन नहीं गलत है, Rydberg कांस्टेंट है यार। इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट इस सिचुएशन में ये है, इस सिचुएशन में ये, ऐसा थोड़ी होता, कोई हाइपोथेटिकल यूनिवर्स होता तो चेंज करता, ये हाइपोथेटिकल यूनिवर्स थोड़ी है, तो पॉजिट्रॉन है। हाँ यहाँ बकायदा आपको लिखना पड़ता r/2 लिखते, मैं तो यही मानता हूं, वो मैं तो इसे यहां, अगर मैं यहां लिखता इस एटम के लिए, ये तो H एटम के लिए है, इस पॉजिट्रोनियम के लिए मैं लिखता r/2, क्योंकि ये डबल हो गया है, तो ये कहना चाह रहे हैं ये कांस्टेंट कितना है, Rydberg कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा ना यार, ये तो अगर जेई में आया तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी डैम श्योर। ठीक है, यहां तो मैं टिक मार देता हूं, मैं क्वेश्चन बनाने वाले की भावना समझ रहा हूं, ठीक है क्लियर, इमोशन समझ रहा हूं, लेकिन इमोशंस थोड़े गलत है यार, Rydberg कांस्टेंट कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये 50-50 है, समझ गए, ठीक है मैंने कर दिया, लेकिन मैं तो नहीं हूं, तो ये ठीक है स्टेटमेंट, चलो ठीक है। वेवलेंथ ऑफ पॉजिट्रॉन इन स्पेक्ट्रल लाइन आर ऑल ट्वाइस दिस, बिल्कुल सही है, मतलब सही है मतलब गलत है, हमें टिक नहीं करना है ना। इन पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन रोटेट अबाउट कॉमन सेंटर मास, बिल्कुल ये तो पहले टिक कर देते। वेवलेंथ इन द पॉजिट्रॉन इन स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑल हाफ दोस ऑफ ना, तो डी गलत है। मैंने तो एनर्जी भी बता दी, मैंने तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी पूछे कोई, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होती है n = 1 से 2 10.2, मैंने कहा 5.1 लाओ, सब निपटाओ, बामर की पहली लाइन बताओ, अरे एनर्जी आधी कर दो, वेवलेंथ डबल कर दो, सारे आंसर्स हैं, पॉजिट्रॉन एटम पूरा निपट गया। तो कोई भी ऐसा कुछ आए कि जैसा जेई पंगे ले लेती है कि इलेक्ट्रॉन की जगह म्यूऑन घूम रहा है, उसका चार्ज इलेक्ट्रॉन जैसा ही है लेकिन मास 280 टाइम्स है, जैसा HCV में सवाल है, ठीक है 280 टाइम्स है, ठीक है, तो क्या होगा, तो मास को 280 करके बेसिक से सॉल्व कर दो, सब होता है। मुद्दा वही है कि कोई भी घुमा हुआ क्वेश्चन बेसिक से ही होता है, बोर्स की मैंने बोर मॉडल की सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, दैट्स ऑल। अगला सवाल क्या है, अब मूविंग न्यूट्रॉन, ठीक है क्वेश्चन तो और होंगे ही, ये बोर मॉडल का है, इसमें एटॉमिक कोलिजन है ना, जो हाइड्रोजन, और इसमें क्या है पोटेंशियल है जी, ये क्या है इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड, अच्छा ये डिब्रॉय का है, इलेक्ट्रॉन इन ए ट्यूब, स्टैंडिंग वेव, ये बहुत आता है, ठीक है जेई को बहुत पसंद है, पैराग्राफ में भी फंसा के दिया है, तो ये भी करना ही है खैर अपने को, बोर मॉडल वाला, फिर तो पैराग्राफ है, तो पहले क्या पिक करूँ, ये तो कोलिजन हो जाएगा, एटॉमिक कोलिजन, तो अगर मैं एटॉमिक कोलिजन लूंगा तो ये नहीं हो पाएगा, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान है छोटा सा है ये। अच्छा मैंने आपको कहा है कि मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी लिए हैं जिनमें टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, हाँ लेकिन इनके आने की प्रोबेबिलिटीज है, तो मैंने कहा मॉडर्न और थर्मो दो ही जगह मैंने इस तरह का काम किया है मेनली, ठीक है। एंड हाइड्रोजन लाइक एटम is in higher excited state of quantum number n. This excited state can make a transition to first excited state by successfully emitting 2 photon of energy 12.95 and 5.15. ठीक है मतलब कुल मिला के हम nth स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 2 पर आए, और कुल मिला के हमने कितने फोटोन इमिट किए 22.95 प्लस 5.15। सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर हर जगह टर्न एंड ट्विस्ट डाल देते हो हर जगह, तो यार इसीलिए तो वीडियो देखने आ रहे हो, ठीक है तो सीखने तो आ रहे हो। अल्टरनेटेड एटम फ्रॉम द सेम एक्साइटेड स्टेट, तो nth एक्साइटेड स्टेट तो नहीं थी,
मैं पहले पीछे हो जाता हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और क्वांटम नंबर एन है नहीं, अगर वो एन एक्साइटेड स्टेट होती तो क्वांटम नंबर n+1 होता है ना। एन से कहाँ आए, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एन से मैं आया n=3 पे, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या इमिट किया, 2.4 और 8.7, ठीक है, 2.4 प्लस 8.7, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड जेड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे हर क्वेश्चन में आपको लगता है सर टर्न एंड ट्विस्ट आ रहा है, टर्न एंड ट्विस्ट आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई टर्न एंड ट्विस्ट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें है ये कि भैया n इजिकल टू 2 और 3 के बीच का गैप दिया हुआ है। अरे n इजिकल टू 2 और 3 के बीच का गैप दिया हुआ है, n इजिकल टू n से 2 तक का गैप दिया हुआ है, n से 3 तक का गैप दिया हुआ है, तो 3 तो यही है ना, 3 तो यही है ना, तो ये एनर्जी दे रखी है, ये एनर्जी दे रखी है, तो ये गैप दे रखा है, दैट्स ऑल। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी लिए, मैंने ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पिक किए, ठीक है। तो क्या आएगा मुझे बताएंगे, ये गैप कितना आएगा, पहले इन दोनों को जोड़ लो यार, यही जोड़ लो, वहां पे मैं रायता फैला दूंगा। 1 5 और 2 5, तो ये तो हो गया 5 और 27, 27 28, 28.1। नहीं, ऐसे मेरी कैलकुलेशन बहुत तेज है, लेकिन क्या होता है मेरे को डर लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक का। क्लास में तो बहुत तेज करता हूँ क्योंकि मुझे पता है सामने वाला बच्चा बता देता है, ठीक है। 8.7, तो ये हो जाएगा आपका 1.3, तो ये भैया ये 12 पॉइंट, ये आ गया 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स ऑल। आसान डेटा ये भी, ठीक है, 11.1, ठीक है, डन। अब क्या होगा, तो इन दो के बीच में गैप कितना आया वो भी मैं लिख ही देता हूं, 28.1 माइनस 11.1 कितना आ रहा है बताइए, ये आ गया 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा डेटा है। बराबर क्या लिखूंगा मुझे बताओ, 13.6, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किस किस का बीच का गैप है, सॉरी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, इन दोनों के बीच का ही तो गैप है। अरे यही तो है, 1/2 स्क्वायर, 2 और 3 के बीच का ये तो गैप है, तो कितना आएगा। इसमें शायद ये कॉपी थोड़ी होता है, नहीं होता भैया, ठीक है, तुम मस्त रहो। चलो अगला पॉइंट ले लेते हैं, 17 बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गए, यहां जोड़ो 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/9, ठीक है, तो कितना आ गया 36 एलशियम, 9 माइनस 4 5 5 को एक काम करो, 5 को 13.6 से मल्टीप्लाई कर दो, सुनहरा मौका है इंटीजर बनाने का। 0 3 15 18 1 और 68, तो 68 डिवाइडेड बाय 36, पुट कर, नहीं, तब हमने कर ही दिया ना, 68 डिवाइडेड बाय 36 जेड स्क्वायर। 68 मेरे हिसाब से 17 से कट रहा है, बहुत ही शानदार डेटा आ रहा भैया, बहुत ही शानदार डेटा आ रहा है। ये 17 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 4 बार, और ये कट रहा है 9 बार, तो z की वैल्यू आ रही है 3। बहुत ही बढ़िया डेटा आ गया, शानदार, z बराबर 3 आ गया, z बराबर 3 आ गया। अच्छा कैलकुलेशन की है मैंने, z वैसे भी इंटीजर आना था, अच्छा z कभी 2.9 आ जाए तो ऑब्वियसली बात है, डैम श्योर z 2.9 तो हो ही नहीं सकता, तो आपको 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल में क्या होता है कई बार वैल्यूज अप्रॉक्सीमेट, जैसे मैंने कहा ना h/c की वैल्यू हम 12,400 लेते हैं, कुछ लोग 12,420 लेते हैं, कुछ लोग उसे 12,412 बोलते हैं, वो डिपेंड ऑन द डेटा आप क्या ले रहे हो, तो इसमें चलता है, z तो इंटीजर ही आएगा ना यार, ठीक है। अब मेरे सवाल और आसान है, तो आंसर्स में लिख देता हूं, आंसर उन्होंने z नहीं पूछा, क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ z एंड n, ठीक है, या z बाय n पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं। z की वैल्यू आ गई 3 बेटा, n की वैल्यू क्या आएगी बताओ, n, तो n तो आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। एक चीज बताओ, 2 तक आने में कितनी एनर्जी, एक बार लगा दो, 28.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू, अब मेरे को n पता चल गया है, नहीं z पता चल गया है 3 है, तो 9, 1/2 स्क्वायर, तो 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। हाँ कैलकुलेशन गंदी है, इसलिए कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से गंदी है,
ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन कर पा रहे हो वो कर लो, बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी यहाँ से एन आ जाएगा, जो भी आएगा ऑब्वियसली बात है। मैं तो वैसे बोलूंगा कि कैलकुलेशन मत करना, हिट एंड ट्रायल कर लेना, एन की वैल्यू को हिट एंड ट्रायल कर लेना, वैसे तो कर भी लेना जो भी आए, ठीक है, मुझे नहीं पता। ठीक है, कैलकुलेशन कई बार मॉडल में फंस जाती है यार, देखो फंस जाती है, क्योंकि आपको आप बोलेंगे सर नहीं ये बहुत आसान सा है, मुझे थोड़ा गंदा दिख रहा है। अगर डेटा कट छट रहे हैं तो अच्छी बात है, 13.6 और 28.1 कट रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऐसे बनेगी, बाकी आप जाने, इसको वहां डिवाइड कर दो, तो 281 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 9। अगर ये कैलकुलेशन वाइज थोड़ा ठीक बन रहा है तो आप देख लीजिएगा, बाकी तो ये आएगा 1/n²। मैं यहाँ तक लाके छोड़ देता हूँ, इसको मैंने डिवाइड किया तो सही किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, शायद, आई थिंक सो। ठीक है, 1/4 माइनस 281 इंटू 136 इंटू 9। एल्शियम कैल्शियम पोटेशियम खेल लेना यार, 136 में 4 का डिवीजन जाता है क्या? हाँ जाता है, तो 136 इंटू 9, ये एल्शियम आ गया शायद। अरे 4 जाता है क्या? हाँ जाता है, तो 136 इंटू 9, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। 4 यहाँ चला गया तो 4 को डिवाइड करो तो 12, 136, तो 120 में तो 30 बार चला गया, 34 इंटू 9 माइनस 281। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आसान वासान हो जाए तो देख लेना, अगर आसान लग रही है तो देख लो, मुझे तो आइडिया नहीं है। 34 इंटू 9, 18, 36, 3, 27, 306, सही है। 270 ऐसे आ जाएगा और 9 चौक 36, ठीक है, तो 306 में से 281 घटा ही लो ना यार, 281 घटा लो तो 19 और 6 25। यार डेटा तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, 25/136 इंटू 9, बहुत ही बढ़िया डेटा लग रहा है, डेटा तो बहुत ही औसम लग रहा है। एन की रफ वैल्यू आ जाएगी 136, इसका रूट थोड़ी होता है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कैलकुलेशन आपने नहीं की। ये लगभग कितना आएगा चेक कर लो यार, 136 इसका रूट तो नहीं होता, लेकिन अगर ऑब्वियसली बात है कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये रफली कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है, 136 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 25, डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स टू रूट, तो 6.9997 आ रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट, तो 6.977 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये भी ठीक है, ये आ रहा है रफली बेटा 6.997, तो वो तो रफली आप एग्जाम में निकाल सकते हो। तो एन को ये नहीं लिखना, एन को फिर 7 लिखोगे बेटा। लीजिए आंसर भी दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आंसर क्या है सर, आपने आंसर नहीं बताया, वैसे तो मैंने छोड़ दिया यहाँ 6.997, तो ठीक है, इतना चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये है एटॉमिक कोलिजन का, एटॉमिक कोलिजन का सवाल है। मेरे हिसाब से एटॉमिक कोलिजन आपको आता होगा, नहीं आता तो पढ़ लीजिएगा, एटॉमिक कोलिजन जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ आ चुका है बहुत पहले, एक हाइड्रोजन और हीलियम एटम टकराए थे उन्होंने, हाँ पैराग्राफ है सीधा। ठीक है, अब बहुत पुरानी बात है तो वापस दोबारा आ सकती है। तो एटॉमिक कोलिजन का सवाल है, इसमें मैंने दोनों टक्कर करवा दी, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन की, और न्यूट्रॉन और हीलियम की, तो लगभग जो केसेस बनते हैं वो कवर है। इसमें वैसे ऑब्लिक वाला क्वेश्चन डालने वाला था मैं, ऑब्लिक कोलिजन, लेकिन मुझे लगता है उतना जेई पूछेगा नहीं, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया, नहीं तो मैं ऑब्लिक कोलिजन लेता, उसमें और मजा आता। ठीक है, तो वो मैंने क्वेश्चन मतलब लास्ट मोमेंट पर ड्रॉप किया, मैंने इसको प्रेफर किया। ये भी अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ कोलिजन पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब पैराग्राफ सिर्फ इसी पे, तो इसका मतलब इसकी भी ग्रेविटी अच्छी खासी है। ऑब्लिक वाले में आप और परेशान हो जाते, तो मेरा तो ये है कि कोलिजन वाला क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, ढंग से, तसल्ली से। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ के ना? और ऑप्शन देखिएगा, और मेरे हिसाब से इसमें डिब्रॉय भी फंसाया हुआ है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी फंसा हुआ है, इसको प्लेट पे डाला, उसका वर्क फंक्शन है, फिर डिब्रॉय, तो ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो तसल्ली से अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर अगले लेक्चर में हम मॉडर्न की और बातें करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो और है, बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, जितने मैं सोच के आता हूँ उतने हो नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक कोलिजन ये बहुत आराम से बात करेंगे हम, आप लेकिन इस टॉपिक को कवर कीजिएगा। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले।
ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तसल्ली से अटेम्प्ट कीजिएगा। एटॉमिक कोलिजन बहुत लंबे टाइम से एकदम आया नहीं है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी आ चुका है, पहले पास में आ चुका है। ठीक है, चलिए तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, नेवर एवर डिप्रेस। कल जब हम मिलेंगे तो लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो कल बात करूंगा थोड़ी बहुत, लेकिन आज ही बात कर लेता हूँ। हो सकता है कल कोई बच्चा देखे ही ना लेक्चर, क्योंकि एग्जाम पास में आ गए। तो लास्ट मोमेंट में मैंने आपको हमेशा कहा है कि नया सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सिर्फ रिवाइज करनी चाहिए। तो हो सकता है कल बहुत सारे बच्चे लेक्चर ना देखें। अभी बोल देता हूँ, विश यू अ वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जो आपको सांप सीढ़ी के गेम में बहुत सारे सांपों से बचाए, यही जो सांप छोड़ेगी, छोटी छोटी एरर्स होने के चांसेस। तो इसी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, उस समय आपके दिमाग को वो चेतावनी मिल जाए, वैसे ध्यान रहता है आपको। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। लास्ट मोमेंट में बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश, तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ, कीजिए ही मत। नया पढ़ने की कोशिश छोड़ दीजिए, जो आता है उसे स्ट्रेथन कीजिए। ठीक है, जो नॉर्मल आता है वो नॉर्मल चल जाएगा, किसी के साथ मिक्स होगा तो। पेपर बहुत कूल एंड काम होके दीजिएगा, बहुत कूल एंड काम होके दीजिएगा। किसी भी टॉपिक से प्यार मत कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ केमिस्ट्री पहले करनी चाहिए, तो वाकई में करनी चाहिए, खासकर आईओसी एंड ओसी, क्योंकि उसमें जो होता है वो होता है। लॉजिकल ब्रेन आपका कभी भी काम करना शुरू कर सकता है, लेकिन मेमोरी बेस्ड पेन जो ब्रेन होता है वो पैनिक सिचुएशन में काम करना बंद कर देता है। ये यूजुअली होता है। हो सकता है आपके साथ ना होता हो, आपके साथ अलग होता हो, हर बच्चे की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। तो अगर मान लीजिए ऐसा हो, मैं कहता हूँ केमिस्ट्री पहले, उसमें भी वो जो होता है आपको आता है। अगर बहुत गंदा कुछ है तो फिर छोड़ते चलो, मैं नहीं कह रहा पूरी केमिस्ट्री करनी है, वो जो हो पा रही है। फिर फिजिक्स और मैथ्स में भी जो हो पा रहे हैं, ताकि क्या हो, एक बार आप कट ऑफ क्लियर कर जाओगे तो इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, फिर क्या होता है, इंसान फ्री माइंड हो जाता है कि यार मेरा कम से कम इतने हो गए। नहीं तो आप पहले 2 क्वेश्चन में उलझे हुए हो, तो क्या होता है, आप पेपर में टेम्परामेंट बिगाड़ देते हो। और वंस आपका दिमाग खराब हुआ, एक बार आपका दिमाग खराब, पूरा पेपर बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है आपने जो मतलब मॉक टेस्ट दिया उसमें बहुत अच्छा किया हो, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन हो गए थे। तो वही चीज है, आपको पेपर के पैटर्न से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, जैसे नीट के लिए बात चल रही है, तो नीट सबके लिए टफ आया है ना यार। इट्स अ कॉम्पिटिशन एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नहीं है कि 99% लाने हैं। आपको दूसरों से आगे जाना है। अगर कोई टफ आएगा तो डैम श्योर सबके लिए टफ होगा। और कभी कभी जो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं वो फाइनली बोनस हो जाते हैं। तो अगर आपने उसे 10-15 मिनट वेस्ट किए तो सबको नंबर मिल गए, आपके तो 15 मिनट वेस्ट हो गए ना यार। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो 15 मिनट वेस्ट कर दिए फालतू आपने। तो इन सारी चीजों में ना मत पड़ेगा। हो सकता है कल ये लेक्चर आए तो मैं कल ये बातें वापस रिपीट करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब ऑलमोस्ट ये वेंसडे को लेक्चर आएगा, तो अब तो 3-4 दिन ही बचे हैं। तो विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। कूल एंड काम होके पेपर देके जाना, सब कुछ करने की कोशिश मत करना। फर्स्ट टारगेट ऑन 30%, 30 और 33%। वंस यू गेट सेलेक्टेड, बाकी क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे, देन यू आर इंप्रूविंग योर रैंक। इज इट क्लियर? और टफ आया तो कट ऑफ अपने आप नीचे आएगी, ठीक है, और इजी आया तो अपने आप कट ऑफ ऊपर जाएगी। ज्यादा कट ऑफ वेरी नहीं करती जाई, ठीक है। 33% में 2-3% ऊपर नीचे, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा नहीं करती। जनरली 30% में बोलता हूं, तो बस इतना ही करती है। तो टाटा बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम फोड़ के आइएगा।